पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा ये वाला। मेरे साथ में मेरी पत्नी है जो ये सारे कार्य करती हैं, हम दोनों मिलकर साथ में ही और वे आपको प्राकृत का जो ध्वनि परिवर्तन है विशेष रूप से वो वाला भाग पढ़ाएँगी। शेष जो है वो मैं पढ़ाऊँगा और यदि कहीं कोई व्याकरणिक आवश्यकता हो जाती है, जिसकी संभावना नहीं होगी, परंतु फिर भी यदि हो जाती है, तो ऐसे विषयों को भी वही सँभालेंगी। और ये हमारा जो कोर्स है ये 25 दिनों तक चलेगा, प्रतिदिन 2 घंटे चलेगा। तो इस प्रकार से हम 50 घंटों में ये सारा कार्य करेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या हम करेंगे, उसके पहले हम आगे की बात करते हैं। चलें। देखिए, ये जो प्रकृत पाठ्यक्रम है इससे अपेक्षणीय विषय वस्तु आपको क्या-क्या होनी चाहिए, आपको क्या इसके बाद में समझ में आना चाहिए, क्या आप इससे अपेक्षा रख सकते हैं? तो जो हमारी वर्ण मात्रिका है, हम वर्णमाला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वर्ण मात्रिका का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारी परंपरा में हम इसको वर्ण मात्रिका ही कहते हैं। उस पर आध्यात्मिक चर्चा भी हो सकती है, परंतु हम वहाँ नहीं जाएँगे, हम केवल भाषा की दृष्टि से ही वर्ण मात्रिका का अध्ययन करेंगे। लेखन पद्धतियों को जानेंगे, वे क्या होती हैं, किस-किस प्रकार की लेखन पद्धतियाँ प्रचलित हैं, भारतीय लेखन पद्धतियाँ किस तरह की हैं, ये अपने आप घूमने लग गया है। अच्छा, ठीक है। प्रमुख भारतीय लिपियों में हम टंकण देखेंगे, टंकण का अर्थ होता है टाइपिंग। तो आप लोग ये भी प्रयास करें कि जितने भी शब्द जो हैं वो मिलावट भरी भाषा बोलने के कारण हम नहीं जानते हैं, वो हम यदि जान रहे हैं तो उसका प्रयोग भी करें। तो ऐसा भी प्रयास करें कि जो शब्द आपको यदि कोई नया लगता है तो उसको अपने थोड़ा सायास उसको अपनी स्मृति में रखने का प्रयास करें। थोड़ी इस कंप्यूटर में कोई समस्या हो गई, ये अपने आप घूमने लग जाता है। चलिए, प्रमुख लिप्यंतरण पद्धतियाँ भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले कोर्स में की थी, परंतु हम इसमें भी करेंगे क्योंकि छंद में बड़ी आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तब जब हम जो पुराने या वर्तमान के भी जिन लोगों ने अंग्रेजी में काम किया है उनको देखना चाहते हैं, तो ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। संस्कृत की स्वानिकी हम देखेंगे, अभी अपने आप चल रहा है, इसको चल लेने देते हैं। तो संस्कृत की स्वानिकी हम देखेंगे। स्वानिकी का अर्थ होता है फोनेटिक्स, स्वन विज्ञान। आपको कैसे बोलना है, कहाँ से उच्चारण होता है, क्या उच्चारण के प्रयत्न होते हैं, उच्चारण के स्थान होते हैं, ये सारी चीजें जो पिछले में भी हमने देखी थी। जो लोग पुराने हैं उनको थोड़ा सा 2-3 लोगों को लग सकता है कि रेपिटिशन है, तो फिर भी आप लोग यदि साथ रहेंगे पूरे सत्रावधि में तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों का एक पुनरावलोकन हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा और थोड़ा मुझे भी पता लगेगा कि मेरा पिछला पढ़ाना काम आया या नहीं। तो जो भी स्वानिकी की चीज़ है उसको आप देखिएगा साथ-साथ। वर्ण और अक्षर में भेद हम समझेंगे क्या है, छोटी सी चीज़ है, बड़े आराम से समझ में आ जाती है। अभी हम सामान्य रूप से ये करते हैं कि वर्ण और अक्षर जो है इसका हम सिनोनिमस पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, तो इन दोनों में जो भेद है वो हम समझेंगे। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ऐसा होता है कई बार कि जब हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं जो कि पाश्चात्य है, वो लोग ध्यान नहीं देते और हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स पढ़ लेते हैं जब, तब हमें अपनी ही बातें बड़ी हीन लगने लगती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ पे इसका भेद है कि नहीं, क्योंकि बचपन से हम अपनी विद्यालयी पद्धति में पढ़ के आते हैं और हमें लगता है कि सब बराबर है, एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है, ये पारिभाषिक शब्द हैं, इनमें अंतर है। तो प्राकृत भाषा समूह में जो ध्वनि परिवर्तन होते हैं, जब हम संस्कृत का ये पाठ कर लेंगे, ये भाग कर लेंगे, तब हम उसमें जाएंगे। ये वाला भाग आपको सुहासिनी जी पढ़ाएंगी। किस प्रकार से संस्कृत की कौन सी ध्वनि प्राकृत में आकर के किस प्रकार से बदल जाती है, वो बताएंगे इसमें। फिर आप देखेंगे कि फारसी और उर्दू का सामान्य लिपि ज्ञान ये बड़ा आवश्यक है। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग से रजिस्टर करने से पहले एक चीज बोली थी मुझे फोन करके या टेक्स्ट में कि ये जो है आपको फारसी या उर्दू का सामान्य लिपि ज्ञान करवाने की क्या आवश्यकता है या गजल की क्या आवश्यकता है। इसकी बड़ी महती आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब आप उत्तर भारत के हों और आपकी मातृभाषा हिंदी हो, और वो भी तब जब आप छंद जैसी चीज पढ़ने आ रहे हों। क्योंकि ये मेरा अनुभूत है, अनुभूत सत्य है। मैंने 5 वर्षों तक उड़ीसा भुवनेश्वर में यही काम करा है और उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और जितनी भी पुस्तकें आपको मेरे सीमित ज्ञान में उपलब्ध हैं इस समय, जो ये क्लेम करती हैं कि वो नेटिव हिंदी स्पीकर को, जिसकी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे व्यक्ति को गजल सिखा सकती हैं,
तो उनमें जो फ़ोनेटिक्स सिखाने का तरीका है, जो रीति है, वो बहुत ही अनुचित है, वो बेसिक्स का पालन नहीं करते। और आपको ये लिपि ज्ञान इसलिए भी होना चाहिए कि यदि आप कोई नेटिव हिंदी स्पीकर होके जब आप उर्दू में गज़ल कहने जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो ध्वनि भेद है हिंदी और उर्दू का, उसका लिपि से भी काफ़ी कुछ लेना-देना है। जो आपके यहाँ पे वर्ण का कॉन्सेप्ट है, वो एज़ इट इज़ वहाँ पे हुरूफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें समझने के लिए लिपि ज्ञान एक सामान्य होना चाहिए। मैं आपको पारसी या फ़ारसी भाषा नहीं सिखाऊँगा, केवल उसकी लिपि का ज्ञान करवाऊँगा। बाकी आपका अपना अभ्यास है और आपकी अपनी प्रतिभा है, उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। कभी भविष्य में हुआ तो इसके लिए भी कोई कोर्स निकाल दें, वो अलग बात है, लेकिन हम केवल सामान्य लिपिक ज्ञान करेंगे। फ़ारसी और अंग्रेज़ी का जो प्रभाव है पड़ा है हमारी भाषाओं पर, उस पर हम बीच-बीच में चर्चा करेंगे, उसके लिए कोई डेडिकेटेड दिन नहीं होगा हमारा इस तरह से कि भई आज हम ये बात करेंगे। बातचीत में आ जाएगा अपने आप। ये हम जब अंतरों को समझेंगे, उसमें हम इस बात को कवर कर लेंगे। अभी देखिए मैं भी बहुत मिलावट भरी भाषा बोल रहा हूँ आपसे, तो हम यहाँ जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव है। मैं प्रयास करूँगा कि शनैः-शनैः जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ें, वैसे-वैसे मैं अपने इस दुष्टता को सुधार लूँ। अब देखिए हिंदी और उर्दू में जो उच्चारण भेद है, उसका भी ज्ञान हम करेंगे कि किस प्रकार से जो हम श्वा डिलीशन कर देते हैं, जो शब्द मध्य और शब्दांत में आने वाले आकार का हम पालन नहीं करते हैं, वो किस तरह से अनुचित हो जाता है, उसका थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। इसको अगर हम समझ लेंगे एक बार, तो हमारे लिए आगे गीत गज़ल कहना बड़ा आसान हो जाएगा। और वो भी छोड़िए, वो बात की बात है, पहले जो हम छंद समझेंगे, वो समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि हम उच्चारण बहुत दुष्ट करते हैं। तो जो ये हिंदी-उर्दू का उच्चारण भेद है, ये समझ जाएँगे तो वो भी समझ जाएँगे। दोषपूर्ण जो वर्तनी हो जाती है, इसके कारण से हमारी, उस दोषपूर्ण वर्तनी के कारण भी हमारे अंदर बड़ा भ्रम आ जाता है। तो ऐसे भ्रमों को समझने के लिए शुद्ध उच्चारण ही एकमेव उपाय है, इसे हमें समझना चाहिए। आप ये मान के चलें, आपको संस्कृत या भारत की किसी भी भाषा में यदि व्याकरण के अंदर अच्छा होना है या फिर आपको छंद में निष्णात होने का मन है, एक ही मार्ग है, उच्चारण ठीक कर लीजिए, भाषा अपने आप को खोल के रख देती है। तो हर बात जो है वो उच्चारण में ही जाती है। तो हिंदी एवं उर्दू में उच्चारण भेद एवं दोषपूर्ण वर्तनी जन्य भ्रमों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के संदर्भ में उच्चारण एवं वर्तनीगत मानकीकरण के प्रभाव को हम देखेंगे। अब देखिए हमने पहले भी कहा था कि हम इंडिक फोनेटिक्स को तो देखेंगे, वो हमारी वर्ण मात्रिका में ऊपर आ जाएगा और प्रमुख भारतीय लिपियों के टंकण में आ जाएगा। लेकिन जो हम आगे की बात करेंगे, वो विशेष रूप से देवनागरी लिपि में करेंगे। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा मानकीकृत सारा ये है प्रपंच है, वो प्रपंच किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से उसने बड़ी हानि भी की है। इस प्रकार की चीज अपनी बुद्धि में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे कि इस मानकीकरण का क्या प्रभाव हुआ है, क्योंकि उन्होंने देवनागरी लिपि को भी मानकीकृत किया है वर्तनी के लिए, और भाषा का उच्चारण उससे प्रभावित होता है। तो उस पर हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे बुरे दोनों। अब सामान्य भारतीय उच्चारण शैलियां जो होती हैं, विशेष रूप से उत्तर भारत में, उत्तर भारत से हम कह रहे हैं कि हम महाराष्ट्र तक का उच्चारण ले सकते हैं इसमें, है ना। वैसे उत्तर भारत से हम विंध्य के ऊपर तक का ग्रहण करते हैं, परंतु हम उत्तर भारत में जो पूरा दाक्षिणात्य 4 भाषाएं हैं, उनको छोड़ करके बाकी लोगों की जो भाषाएं हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार का होता है, वो साधारण उच्चारण किस प्रकार का होता है, उसकी कुछ एकदम जो जनरल चीजें हैं, जो बड़ी आराम से किसी भी सामान्य व्यक्ति के सम्मुख प्रकट हो सकती हैं, आपको उस भाषा का कोई विशेष ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, उनको ऑब्जर्व करेंगे। और उनके संदर्भ में जो आईपीए जिसको कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, अंतरराष्ट्रीय स्वनिक वर्णमाला, हम उसको देखेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखें, हम संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वनिक वर्णमाला नहीं देखेंगे, क्योंकि उसके लिए तो सेपरेट कोर्स चलाना पड़ जाता है ना। तो केवल हमारा संदर्भ सीमित है, उस संदर्भ के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि उतना ही हमारे काम का है। वैसे ये भी काम का है नहीं छंद की दृष्टि से, ये आप मान के चलें, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको छंद के अध्ययन के साथ साथ ऐसे ही मिल जा रही है। तो इसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि जब हम ये समझते हैं, तब हम ये समझते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में जो लिंग्विस्टिक्स के भाषा विज्ञान के कोर्सेज चलते हैं, पाठ्यक्रम चलते हैं, उनमें कितनी अधिक दुष्टता मिलाई हुई है कि वो लोग इसके संदर्भ में कोई बात ही नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से उड़ा लेते हैं। उन्हें ना तो विदेशी उच्चारण आता है, विदेशी भाषाओं का उच्चारण, ना भारतीय भाषाओं का उच्चारण सम्यक रूप से जानते हैं, और उसी के इर्द गिर्द वे लोग क्या करते हैं, आपको आईपीए पढ़ाते हैं और पूरा नष्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो सामान्य जनता वहां पढ़ने जाती है,
उसको अपनी मातृभाषा ही चूंकि सही से नहीं आती, तो वो बस एकदम आम आदमी की तरह जो हर बात से प्रभावित होने वाला मोड होता है उसी में आ जाता है, और वैसे ही लहालोट होके प्रसन्न होके अपना डिग्री का कागज उठा के चला आता है, सीखता वो तब भी नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि अंतरराष्ट्रीय स्वनिक वर्णमाला को हम पूरा नहीं देख रहे हैं, लेकिन जितना देख रहे हैं वो स्पेसिफिक होकर के विशेष रूप से अपनी भाषाओं के लिए देख रहे हैं। अब इसमें मैं आपको संभवतः सारी भाषाएं नहीं बता पाऊंगा, जो हमारी प्रमुख भाषाएं हैं उनके क्षेत्रों में जो उच्चारण शैलियां हैं, लोग जिस प्रकार से बात करते हैं, उसको हम देखेंगे बस। मात्रा गणना के नियम एवं गण विचार, यहाँ से हमारा जो दूसरा मॉड्यूल होता है इसका वो आरंभ हो जाएगा, वो है मात्रा गणना, क्योंकि यहीं से आपके छंद का आरंभ होता है। तो मात्रा गणना कैसे की जाती है, जो भी लोग, मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो ऑलरेडी कविता करते हैं, तो उनके साथ में भी परंतु यह समस्या एक सामान्य है कि मात्रा गणना आती ही नहीं है। जिन्होंने सीखी भी है उन्होंने 1 2 करके 1 2 करके सीखी है, तो अल्टीमेटली वो रह जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि गेयता के आधार पर उनका उच्चारण अपने आप ठीक हो जाता है, वो थोड़ा बहुत गाने में प्रवेश रखते हैं, इस कारण से वे मात्रा नहीं समझते हुए भी छंद लिख लेते हैं ठीक ठाक रूप से, है ना। तो यदि आप लय के आश्रय से लिख रहे हैं वो एक भिन्न बात है, वो आप में जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन उसको भी जो है परिमार्जित हमें करना है, तो उसके लिए हमें मात्रा गणना आनी चाहिए। तो हम एकदम बेसिक से उठाएंगे और उच्चारण से ही वो चीज आरंभ हो जाती है ऊपर, वहीं पे वो मात्रा गणना में कैसे ट्रांसफॉर्म होगी वो हम देखेंगे। फिर गण विचार कैसे होता है वो देखेंगे। ये गण विचार जो है यही उर्दू में हमारे लिए, इसी को हम रुक्न कह देते हैं। तो गण और रुक्न जो है, जैसे वर्ण और हर्फ में भेद होता है, वैसे ही जो लोग गजल में ऑलरेडी थोड़ा प्रवेश रखते हैं, हस्तक्षेप रखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं, वे इस बात को जान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे वर्ण में और हर्फ में अंतर होता है, उसी प्रकार से जो हमारा गण होता है उसमें, और जो उर्दू में रुक्न होते हैं, अरकान होते हैं, उनमें अंतर होता है। वो कैसे समझना है, क्या अंतर होता है, ये हमें उच्चारण समझने के बाद ही समझ में आता है। तो हम पहले उस पर ध्यान देंगे, और जब छंद में प्रवेश करेंगे तब तक हम उस पर ध्यान दे चुके होंगे। तो ये बात आपको आरंभ से ही एकदम क्लियर होने लग जाएगी, स्पष्ट होने लग। फिर हम देखेंगे लौकिक उच्चारण में संयुक्ताक्षर और महाप्राणता जो होती है उसके वैशिष्ट्य की क्या भूमिका है। लौकिक उच्चारण का अर्थ क्या है, हम वेद की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि हम इसमें वैदिक उच्चारण भी देखने जा रहे हैं, तो हम इसमें सामान्य शिक्षा देखेंगे। शिक्षा बोलते हैं संस्कृत के फोनेटिक शास्त्र को, है ना। और ये आज मुझे बहुत अधिक परेशान कर रहा है। हम अगली कक्षा से ध्यान रखेंगे कि मैं कंप्यूटर बदल लूंगा अपना, तो ये समस्या नहीं आएगी इसके अपने आप चलते रहने की। तो आज के लिए मुझे क्षमा करेंगे आप। तो लौकिक उच्चारण जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, वैदिक उच्चारण की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ओम गणपति गुम हवा महे, तो ये जो गुम है इसका उच्चारण कैसे करना है वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि ये वेदाध्ययन की कक्षा भी नहीं है। केवल और केवल लौकिक उच्चारण में जब हम छंद देखते हैं, तो अब ये देखिए इस बात का महत्व क्यों है, क्योंकि संयुक्ताक्षर का जो मात्रा गणना का नियम है और महाप्राण का जो मात्रा गणना का नियम है वह पूरी तरह से भिन्न है शास्त्रीय दृष्टि से। परंतु हम जो आज की हमारी भाषाएं हैं, मराठी से लेकर ऊपर कश्मीरी तक, उन सब में हम पाते हैं कि क्षेत्र भेद से लोग इसका उच्चारण जो है वो थोड़ा सॉफ्ट कर लेता है। तो जैसे ही वो सॉफ्ट उच्चारण करता है तब क्या होता है, वहां पर मात्रा गणना में प्रभाव आ जाता है। वो कैसे आता है, क्षेत्र भेद से, या फिर उसके उदाहरण हमें देखने हो अपने ही बड़े सेलिब्रेटेड जो हमारे साहित्य ग्रंथ हैं उनमें, उदाहरण के रूप में रामचरितमानस में ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो संयुक्ताक्षर के कारण मात्रा गणना कैसे प्रभावित होती है और कैसे उसके वैशिष्ट्य के कारण लोक में अपवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। संस्कृत में कोई अपवाद नहीं है, संस्कृत में कोई वैशिष्ट्य नहीं है, परंतु प्राकृत भाषाओं में हमारे पास, हमारी आज की जितनी भी भाषाएं सब प्राकृत हैं। तो इन सब में क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही महाप्राण जो होते हैं, जैसे वे भी विशेष रूप से इस बात को समझें कि ये पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका विचार करेंगे कि ये कैसे संभव है, छंद में कैसे एग्जिस्ट करता है, परंतु फिर भी ये जो विश्वविद्यालय है हमारे, ये विश्वविद्यालय होने का काम करते हैं और पढ़ाते नहीं है। तो इसको भी हमें देखना है। आप जो मेरी ये थोड़ी शैली है इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, मुझे बीच बीच में थोड़ा क्रोध आ जाता है इन लोगों के पढ़ाने के चक्कर में। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं बचूं इससे, पर फिर भी हो सकता है हो जाए।
चलें, अब वाचिकता की अवधारणा, इसको बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, क्योंकि जो हम जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं, हमारा जो सामान्य उच्चारण है वो बहुत अधिक दुष्ट है। वो इतना अधिक दुष्ट है, अब दुष्ट का मतलब कोई टेढ़ा आदमी होता है, गंदा आदमी होता है, उसके लिए दुष्ट का प्रयोग नहीं है, यहाँ दूषित शब्द के लिए दुष्ट का प्रयोग कर रहा हूं मैं, है ना। तो जो हमारा जो सामान्य उच्चारण है, दैनंदिन उच्चारण है, उसमें बहुत अधिक समस्या होती है। अब उस समस्या के चक्कर में क्या होता है कि हम जो हमारे हिंदी के लोग हैं, उन्होंने एक वाचिक गुरु की परिकल्पना कर रखी है, जो कि उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी कुछ विद्वान लोगों ने ही कर ली है। तो हम वो भी देखेंगे कि वो कितनी उचित है, उसका औचित्य क्या है, उसका अनौचित्य क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो उसका एक संदर्भ में तो बहुत औचित्य है, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी छूटें मिल जाती हैं छंद रचने में, और एक दृष्टि से जो है, लेकिन उनको छंद नहीं कहना चाहिए, फिर उनको सामान्य पद्य कह देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे इस चीज की छूट नहीं थी, छूट थी, तो आप गीतों में उसकी छूट ले सकते हैं, पर यदि आप छंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां वो छूट नहीं ले सकते हैं। और कई बार जो आप ये छूट लेते हैं, ये उर्दू के प्रभाव के कारण लेते हैं, तो आपका उच्चारण जो दुष्ट हो जाता है, शब्द मध्य और शब्दांत में आने वाले आकार को कंसिडर न करने के कारण, उसके कारण ये वाचिकता की एक अवधारणा जो है, इसकी मिलावट की गई है। तो ये कितनी उचित है, कितनी अनुचित है, हम इस पर विचार करेंगे। प्रस्तार पर्यंत भेदोपभेद सहित हम भारतीय छंदो विधान को देखेंगे। तो जो छंद है हमारा मात्रा गणना के बाद में, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम देखेंगे। मेरा जो मूल उद्देश्य था, आप में से कुछ लोगों के कहने के कारण ही एक्चुअली हमने ये पाठ्यक्रम आरंभ किया है। तो उस समय जो हमारी मूल दृष्टि थी, वो ऐसी थी कि हम छंद सूत्र पूरा पढ़ाएंगे, या फिर हम वित्त रत्नाकर ले लेंगे, उसको पूरा पढ़ाएंगे। पर फिर हमें समझ में आया कि ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब मैंने पहले बहुत बार किया हुआ है, करीब 6-7 साल यही काम किया है। तो उससे एक हम दृष्टि वैभव हमें प्राप्त हुआ कि ऐसे करने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि आप पढ़ा के तो सब निकल जाएं, परंतु लोगों का उच्चारण यदि तब भी वैसा ही रहे, तो बात तो सब वहीं की वहीं रह जाती है। तो वो जब गिन गिन के लिखते हैं मात्रा, तब तो ठीक है, लेकिन गिन गिन के एक्चुअली लिखा नहीं जाता है। आप में इतनी प्रतिभा का विकास हो जाना चाहिए कि आप शुद्ध बोलें। जैसे ही आप शुद्ध बोलेंगे, तो जो आप रचेंगे वो शुद्ध ही रचेंगे, तो आपको 1 2 1 2 गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस कारण से आपको जितनी बातें मैंने आपको ऊपर बताई अभी, ये सब पढ़ना अधिक आवश्यक है। तो इसलिए हम किसी भी छंद के शास्त्र का अनुशीलन नहीं करेंगे, हम प्रमुख छंदों को पढ़ेंगे। पहले हम छंदों के भेदोपभेद कैसे होते हैं वो देखेंगे, और ये शैली देखेंगे कि हमारे जो छंद के ग्रंथ हैं, वे किस प्रकार से, जैसे व्याकरण की अष्टाध्यायी होती है, वो सूत्र शैली में आपको बताती है, वैसे ही जो छंद सूत्र है, वो भी सूत्र शैली में ही आपको बताता है। तो उसको, यदि मैं आपको ये चाहता हूं कि इतना सामर्थ्य हो जाए कि इस कोर्स के बाद यदि आप स्वयं भी पढ़ना चाहें, तो आप उसको पढ़कर समझ सकें कि भाई किस प्रकार से जो है वो ऊपर से अनुवृत्ति आती है, किस प्रकार से नहीं आती है, तो सूत्रों को कैसे समझना होता है, इस बात को हम समझ जाएं। तो ये तो छंद सूत्र जैसे जो ग्रंथ सूत्र शैली के अंदर हैं, उनके लिए हुआ। और जो दूसरी चीज है, वो ऐसी जैसे वृत्त रत्नाकर जैसे ग्रंथ हो गए, जहां पर आपको बड़े ही सुरुचिपूर्ण तरीके से सब कुछ बताया जाता है, जिसमें आपको छंद की जो परिभाषा है, उसी के अंदर आपको उसका सारा विन्यास बता दिया जाता है, उसी के अंदर आपको उसका नामोल्लेख कर दिया जाता है, उसी में उसका यति विधान भी कर दिया जाता है। तो वो आप पढ़ें और आप स्वयं समझ सकें। तो इतना आपका सामर्थ्य इस कोर्स के बाद हो जाना चाहिए, यह उद्देश्य है। तो सारे छंदों की संख्या तो लाखों में होती है, वो तो किसी एक व्यक्ति से पढ़ने की अभिलाषा करना भी हास्यास्पद हो जाएगा, तो वैसी अपेक्षा ना रखें। ये अपेक्षा रखें कि कैसे भेदोपभेद होते हैं, कैसे उनको समझा जाता है, और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि किसी छंद के किस किस तरह के भेद हो सकते हैं, वो आप सीखेंगे प्रस्तार की प्रक्रिया से। ये प्रक्रिया जो होती है, ये सामान्य आपको जो कोर्सेज चलाते भी हैं लोग छंद के, हालांकि चलाते नहीं है, जो यूट्यूब वगैरह पे होते भी हैं, वो बड़े अच्छे से इसको डील नहीं करते हैं, तो हमें बड़ी निराशा हुई है उससे। तो मैं चाहता हूँ मैं आपको ये अच्छे से बताऊं, लेकिन ये एकदम अंत की चीज है। इसके पहले आपसे अपेक्षा है कि आपका उच्चारण सर्वथा शुद्ध हो, तो आपको उस पर प्रयास करना पड़ेगा पूरी तरह से, है ना। अब अगला है संस्कृत प्राकृत से हिंदी पर्यंत। जो बात मैंने ऊपर कही, वही बात यहाँ पे मैंने ऊपर ही आपको अधिक विस्तार से बता दिया कि संस्कृत प्राकृत से हिंदी पर्यंत प्रमुख जो लौकिक छंद हैं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मैं आपको जब बताऊंगा तब सामान्य वैदिक छंदों के बारे में उनकी परिभाषा आदि बता दूंगा।
परंतु हम लोगों को ना वेदाधिकार है उस तरह से, और उस प्रकार का ये कोर्स भी नहीं है। तो कोर्स में हालांकि हम पढ़ाते रहे हैं पहले, परंतु इस कोर्स में वैदिक छंद उद्देश्य नहीं है, लौकिक छंद ही उद्देश्य है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई गायत्री छंद क्या होता है, और अनुष्टुप भी वैदिक है वो भी बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। लेकिन प्रमुख रूप से आपको लौकिक छंदों का ही सोच्चार अभ्यास जो करना है वो उसी का करना है। तो सोच्चार अभ्यास मतलब सोच्चारण अभ्यास आपको करवाया जाएगा, उच्चारण के साथ में आपको वो अभ्यास करना है। तो जो भी लोग इसमें हों कि भाई हमें शर्म आती है, हम बोल नहीं पाएंगे, हम गा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, छंद में और संस्कृत के सामान्य उच्चारण में भी आप बेसुरा होना अफोर्ड कर सकते हैं, आप बेताला होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आपसे ये किसी को अपेक्षा भी यहाँ नहीं है, आप यहाँ पे अपने गायन की प्रतिभा दिखाने के लिए हैं भी नहीं, ना ही कोई वैसी अपेक्षा कर रहा है। आप जितना भी बुरा गाते हो उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, परंतु जब मैं आपसे कहूं नाम लेकर के कि अब आप इसका पाठ करें, तो आपको एक सामान्य लय का आश्रय लेके करना है। कोई हम कठिन तरीके से आपके स्वर का उतार चढ़ाव नहीं देखने वाले हैं यहाँ पे, है ना? वो करना इसलिए है क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी यति जो है वो कहाँ भंग हो रही है, आप अपने हिसाब से गा जाएंगे। इसीलिए यही एक कारण है कि आपको हमने कहा है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं देने का काम ही करेंगे। बहुत ही अधिक कोई आपको समस्या हो जाए, आप एकदम बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, ईश्वर न करे ऐसा हो, ऐसी ही स्थिति में आप मांग करें, अन्यथा आप मुझे लज्जित नहीं करेंगे घड़ी घड़ी बोल के कि मुझे आज रिकॉर्डिंग दे दो। कोर्स में एनरोल किया है, जानते पूछते किया है कि भाई 50 घंटे का है और 25 दिन चलेगा, तो उतना समय निकालना आपका काम है। ये नहीं चलेगा कि मैं घर का काम कर रहा हूँ या आज मुझे यहाँ जाना है। अगर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लेना है तो आपको पता है ये समय आपकी पढ़ाई का है, उस समय के अतिरिक्त लें। ये वैसा ही है जैसे हम कोई और कोर्स क्लास में जाके करते हैं, उसी प्रकार से आपको लेना है। कोई बहुत समस्या हो जाएगी तो देंगे फिर, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ मेरे पास है, और आपको उसका बुरा मानने ना मानने का पूरा अधिकार है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, पर उससे मेरा निर्णय प्रभावित नहीं होगा। मैं थोड़ा खड़ूस टाइप का व्यक्ति हूँ इस मामले में, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक को रिकॉर्डिंग देंगे तो मैं दूसरा भी मांग लेगा, तीसरा किसको मना करेंगे, है ना? और एक को दे दिया तो दूसरे को भी देनी पड़ेगी मुझे, वरना तो फिर दो बातें हो जाएंगी। दो बातें करना अच्छी बात नहीं है। तो आप ये काम ना करें कि आप बार बार रिकॉर्डिंग मांगे, मेरे पास अलग से कोई मैसेज ना भेजें, ना ही वो जो दूसरा नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन वालों का, उनको कोई इस तरह का मैसेज भेजें कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। आज ही मेरे पास 2-3 रिक्वेस्ट उन्होंने बताया कि आई है, मैंने नहीं देखी, पर उन्होंने मुझे बताया। ये अनुचित है, सब बातें आप लोगों को पहले से बताई गई थी, है ना? तो इसका विशेष ध्यान रखें। कुछ बहुत विशेष हो बता दें, आप उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ऐसा काम है, कुछ लोगों ने बताया है कि भाई नौकरी का टाइम ओवरलैप कर जाता है, विच इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, तो वो अब अलग बात हो जाती है। तो पूर्व सूचना अवश्य दें अपनी अनुपस्थिति की। हम प्रयास ऐसा करते हैं कि आपको कोई भी चीज अगर छूटती है तो वो ना छूटे। हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी होगी, हम लगा देंगे, अपरिहार्य कारणों से रिकॉर्डिंग देनी होगी, दे देंगे, पर इसको आदत नहीं बनाना है ना, हैबिट नहीं बनाई इसको। चलें, तो लौकिक छंद आपको बताए जाएंगे, तो उसका जब आप उच्चारण करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा। अब आप रिकॉर्डिंग लेके उच्चारण अपने घर में बैठ कर भी रहे हैं तो मुझे क्या पता। तो जो जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कि इस कोर्स का कुछ हासिल होना चाहिए, वो हासिल मुझे पता ही नहीं है कि मुझे हुआ कि नहीं, जो बात मैं पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंची कि नहीं, और आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको यदि अनुचित उच्चारण हो रहा है और उस पर आपको टोका ही न जाए तो आपको भी हमेशा ये भ्रम बना रह जाएगा कि हम तो जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो इससे बचने के लिए ये कार्य है। और यदि हमें रिकॉर्डिंग का कार्य करना होता तो इसका फॉर्मेट ही प्री रिकॉर्डेड होता, तो वैसे नहीं है। चलें आगे। हिंदी एवं उर्दू की छंद प्रक्रियाओं में साम्य एवं अंतर, इस चिन्ह को देखें, इस चिन्ह को कहते हैं अर्ध विसर्ग, जो छंद के बाद में लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। ये भी अभी आपको पढ़ाया जाएगा अगली 2-3 क्लासों में। यहाँ पर जो है ये उपदमानीय के लिए आया है, 2 चीजों में आता है, जिह्वामूली और उपदमानीय में। तो ये उपदमानीय को इंगित करने के लिए यह चिन्ह आया है, आप आगे सीखेंगे इसको भी। तो हिंदी और उर्दू की जो छंद प्रक्रियाएं होती हैं उनमें क्या तो साम्य के तत्व हो जाते हैं, क्या अंतर हो जाते हैं। इसको हम भी कोई एक दिन इसमें ही पूरा अपना डाल के अलग से नहीं करेंगे, ये इस पूरी प्रक्रिया में आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगा। लेकिन मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है जिससे आप जाने की आपको ये समझ में आएगा, और जब आप समझ जाए तब आप ये जाने की भी हमें समझ में आ चुका है। अंत में गीत और गजल, जिसके मुंह में 2-3 लोग आए हैं यहाँ पर मैं जानता हूँ, तो जी आपको बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ये एकदम अंत में आपको बताया जाएगा। तो गीत जो है वो हम हिंदी में लिखते हैं, गजल जो है वो हम उर्दू में लिखते हैं, और हिंदी की गजल जो होती है जिसको
जिसके लिए नाम निकाल दिया गया है सजल, वो भी हम देख लेंगे कि भाई कैसे लिखी जाती है, यदि समय बचा तो, वरना हम हिंदी की गजल पे नहीं जाएंगे, परंतु यदि समय बच गया तो मैं उसको टचअप ऑन करने का थोड़ा प्रयास अवश्य करूंगा। तो आप मुझे बताएं, आप में से कोई भी, क्या आपके मन में इसके अतिरिक्त कोई अपेक्षा है? कोई भी व्यक्ति स्वयं को अनम्यूट करे, वीडियो ऑन करे और बताए मुझे। मैं 2-4 सेकंड रुकता हूं, यदि किसी के मन में कोई अपेक्षा हो या कोई डाउट रह गया कि भाई हमने सोचा था ये भी चीज होगी पर ये नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है तो मुझे कृपया अभी बताएं। सर छंद का जो बिल्कुल बेस होता है, मतलब हम वहां से शुरू करेंगे। मतलब मैंने केवल छंद सुना है कि छंद होते हैं, या जैसे स्कूल एजुकेशन में थोड़ा बहुत वो जब चौपाई पढ़ी थी या दोहा छंद पढ़ा था तो सोठा पढ़ा था, तो केवल उतना ही परिचय है। मुझे छंदों का बिल्कुल भी परिचय नहीं है, इसलिए छंदों के लिए ही मैं स्पेशली ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया है। तो क्या हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे कि छंद एक्चुअली है क्या? जी, एकदम बेस से ही आरंभ करेंगे, इसीलिए तो देखिए इतना प्रपंच रचा गया है कि आपको फोनेटिक से आरंभ किया जा रहा है। अन्यथा छंद पढ़ाने वाले कभी फोनेटिक से आरंभ नहीं करते, है ना। पहला बेस आपका वो है। दूसरा बेस है आपका कि आपको मात्रा गणना आ जाए, है ना, और आप गण विचार समझ जाए। तीसरा बेस जो है आपका वो ये है कि आपको छंदों के भेदोपभेद समझ में आए। और चौथा बेस जो है, जो एकदम आगे का, जहां तक लोग नहीं जाते, है ना, वो है प्रस्तार। वो एकदम आगे का है, वहां पे आप वो मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है। जी सर। तो ये 4 स्तर हैं, जिनमें से जो 3 हैं वो बेसिक ही हैं, कि आपको उच्चारण आना चाहिए, आपको मात्रा गणना आनी चाहिए, आपको भेदोपभेद समझ में आने चाहिए, और यदि आपको छंद सूत्र जैसे ग्रंथ पढ़ने को मिल जाए तो आप ये समझ पाए कि मुझे अपने आप अब इसके आगे भेद कैसे बनाने हैं, ये भी आप समझ जाए। और फिर अंत में हम प्रस्ताव देखेंगे। तो एकदम बेस से ही हो रहा है। और कोई प्रश्न है इससे संबंधित? सर, क्योंकि मैं प्राकृत की छात्रा हूँ, तो मतलब मेरी एक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राकृत की भी हम गाथा ले छंद अभ्यास के लिए। जी हाँ, ठीक है, वो ले लेंगे, प्राकृत की कथाएं भी ले लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यदि आपको ये बताना है कि भाई प्राकृत के छंद जो हैं, अगर हिंदी में कोई छंद आया है तो आया प्राकृत से ही है। और आप ये मान के चलिए कि प्राकृत में जिनको हम गाथाएं कहते हैं वह प्रमुखतः संस्कृत का आर्या छंद ही है। तो जब हम वो करेंगे तो आपका सब कुछ अपने आप ही कवर हो जाएगा। जी जी, है ना। उसके अतिरिक्त जो हैं, जो जैन साहित्य में नहीं आपको मिलते हैं, जो लोग सामान्य लोग के साहित्य में आपको मिलते हैं। अब जैसे ये है भय प्रकट कृपाला, अब ये क्या है? ये क्या हिंदी अवधि का छंद है? हाँ है। लेकिन ये और किसका छंद है? आया कहाँ से है? चौपैया आया तो प्राकृत से ही है ना, तो वहां का भी छंद है। तो ये सारी चीजें उसमें अपने आप कवर हो जाएंगी। हाँ, यदि आपका विशेष आग्रह जैन साहित्य में प्रयुक्त छंदों के लिए है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप देखिए, विशेष रूप से तो जैन साहित्य में जिनको हम गाथा कहते हैं वो आर्या छंद ही होते हैं सामान्य रूप से। यदि आपको ये पढ़ाई करने के की अवधि में कभी भी ऐसा अनुभव हो कि नहीं, आपके पास कोई और भी ऐसा छंद है, कोई और भी ऐसा मीटर है जो कि आपके उस जो कि अभी तक हमारे बताने में कवर नहीं हो रहा है, तो आप उसका उल्लेख कीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, हम उस पर बात कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। सर, हम ऐसे कर सकते क्या, मैं जिस टेक्स्ट पर काम कर रही हूँ वो एक महाराष्ट्रीय प्राकृत का टेक्स्ट है, 12वीं शती का। तो उसका छंद क्या है वो मुझे थोड़ा अभी नहीं पता है, तो मैं उसकी भी कुछ गाथाएं रखूं और हम उसको भी देखें थोड़ा। बिल्कुल, पर आप मुझसे उसके अर्थ की अपेक्षा नहीं करिएगा, वो डिपार्टमेंट नहीं नहीं जी, वो है, ठीक है। ठीक है ना। आप मुझे अगर वो बता देंगी, मैं मात्रा का व्यक्ति हूँ, उच्चारण जी का सर, व्यक्ति हूँ, उतना ही मुझे जानना है। हाँ, मैं आपको वो बता दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, यदि कोई चीज मुझे नहीं आती होगी तो मैं आपको या तो उसको कहीं से कंसल्ट करके बता दूंगा या फिर आपसे क्षमा प्रार्थना कर लूंगा, है ना। जी सर। चलिए, और कोई बात है? चलें, तो मैं लेख मानकर चल रहा हूँ कि और कोई प्रश्न इस विषय में नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं?
उसका ध्यान रखें विशेष रूप से। पहली चीज, आप समय पर आएंगे, ये नहीं चलेगा कि भाई हमारे लिए प्रतीक्षा कर लो, विशेष कारणों के अतिरिक्त, है ना, आपकी ऑफिस की कॉल है, उसके अलावा ऐसा कोई कारण नहीं, और आप एकदम बिस्तर पकड़ के बैठ गए हैं, इसके अलावा ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण आप उपस्थित ना हो पाए समय पर और पूरी अवधि में उपस्थित ना रह पाए। क्योंकि देखिए, उपस्थित नहीं रहते हैं तो आपके अतिरिक्त जितने भी लोग उस कक्षा में हैं उनका अपमान भी होता है, एक ये भी बात है। और क्या होता है कि भाई हमें आपसे आज कुछ बात करनी थी, अब आप गायब हैं, हो सकता है कि आपकी कल की किसी चीज को हमने सुना हो, हमें लगा हो कि नहीं इनको ये बात बतानी है, आप गायब बोलिए, तो अब ये चीज समस्या मूलक हो जाती है। कोई चीज ऐसी होती है कि भाई विशिष्ट रूप से हमें वही चीज बतानी हो, आप गायब हो गए, तो प्रमादी ना हो और एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ें, घर के काम प्रतीक्षा कर सकते हैं, घर के काम इससे पहले और बाद में करें, पूरे समय उपस्थित रहें विशेष स्थितियों के अतिरिक्त। श्रवण और वाचन का आपको सम्यक अभ्यास करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं होता। आप ये मानकर चलिए, जो बात बोली जाती है, जिसको लैंग्वेज को हम रिड्यूस कर देते हैं ना कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ मेयर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज रॉन्ग। तो परंतु यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि भाषा जो है उसका प्राथमिक कार्य विचार संप्रेषण ही होता है। ये बात अलग है कि उसका एकमात्र कार्य वो नहीं होता है। तो जो लोग भाषा नहीं जानते वो ऐसे बोल के हमें खराब खराब चीजें बोलते रहते हैं भाषा के बारे में कि बात तो समझ में आ रही है ना, ठीक। तो इस चक्कर में होता क्या है कि आपका अनभ्यास हो जाता है, तो आप बहुत से शब्दों को सुन ही नहीं पाते हैं। तो जब आप सुन ही नहीं पाते हैं तो आपको पता भी नहीं होता उस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। तो जब हम सुनते नहीं है तो हम बोलते भी नहीं है, है ना। तो ये एक इस दृष्टि से विचार है। अब दूसरी दृष्टि से विचार करें कि भाषा का प्राथमिक कार्य तो विचार संप्रेषण ही है, वहां पे वो बात, उस उन अंशों में वो बात सही भी है। तो क्या होता है कि जब आप भाषा सुनेंगे, पहले आप सुनते हैं, जब आप बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, पहले सुनते हैं, आप उसे इमिटेट करते हैं और आपका जो स्वर यंत्र है आपको अपने आप बता देता है, जो आपके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है एलएडी, वो आपको अपने आप प्रवृत्त कर देता है एक आयु प्राप्त करने पर, उस यंत्र के पूर्णतः विकसित हो जाने पर, कि आप ध्वनि को अभिव्यक्त कर सकें। तो वो आप कब कर सकते हैं, जब आप सुने। तो आपसे यहाँ बुलवाया भी जाएगा और आपको सुनाऊंगा तो मैं खैर हूं ही, मैं बहुत सुनाता हूँ, तो आप सुनिएगा और फिर उसका जैसे आपको कहा जाए वैसा अभ्यास भी करना है। स्कूल में मिली हुई सारी शिक्षा को कहीं दूर त्याग करके आइएगा, क्योंकि स्कूलों में आपको जो भी पढ़ाया है वो सब गलत ही है। तो ये तो डिफॉल्ट केस होता है, हमने भी सब गलत पढ़ा है, आपने भी सब गलत पढ़ा है उच्चारण के मामले में, है ना। तो आपको अभ्यास वैसे करना है जैसे हम बता रहे हैं, और आपको जो अभ्यास के लिए दे रहे हैं उसको आपको समय पर सबमिट करना है। जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको बोला कि ऑडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है, इसमें आपकी कुछ ये हाना मत करिएगा, कोई प्रमाद मत दिखाइएगा। दूसरा है, नित्य आपको न्यूनतम एक नवीन छंद के साथ ही आना है और एक नवीन छंद के साथ जाना है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम यहाँ पर बैठेंगे 25 दिन, 25 दिन में एक छंद आपके आगमन का है, एक छंद आपके प्रस्थान का है। तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि 25 के 25 दिन आपको 2 छंद अपने साथ तैयार रखने हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मेरा बताया तो अलग है, आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं नहीं, ये इस बात का परिचायक होगा। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा और आपको 2 छंद उसमें भेजने ही है। आप जिस दिन उपस्थित नहीं भी हो रहे हैं उसका भी गिन लीजिए। यदि आप ये काम नहीं करेंगे, मुझे हर व्यक्ति की तरफ से 25 घंटे, 25 दिन तो 50, हाँ, तो 50 छंद जो है वो मुझे, चाहे आप उस दिन उपस्थित हैं, किसी विशेष कारण के कारण अनुपस्थित भी हैं, तो भी अंत में यदि 50 छंद नहीं मिलते हैं मुझे, एकदम अलग, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अलग ही होना चाहिए, तो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, चाहे आपके 100 में 100 नंबर हो, है ना, और चाहे आपकी 75% से अधिक, 100 में 100 अटेंडेंस हो, 100 में 100 नंबर हो, आपका प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा अगर आपने 50 छंद अंत तक नहीं रखे हैं। इसमें आलस्य न कीजिएगा। और आपका जो परस्पर संवाद हो उसमें थोड़ी शिष्टवाणी का प्रयोग हो। ये बात कहने की नहीं होती पर कहनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारा थोड़ा अनुभव रहा है कि कई बार लोग, विशेष रूप से महिलाओं को, कोई भी व्हाट्सएप में इधर उधर का मैसेज नहीं भेजेंगे उनके पर्सनल में, और कोई भी किसी के अननेसेसरी मैसेज को एंटरटेन भी ना करे। अगर आप करते हैं या करती हैं तो ये आपका अपना रिस्क है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो इसलिए ग्रुप में आप जितनी बातें कर सकते हैं कीजिए, उस पर हमारा नियंत्रण है, हमें पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से अशिष्ट होकर के, अभद्र होकर, विशेष रूप से महिलाओं के साथ कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए, इसका विशेष ध्यान रखें।
दूसरा, परीक्षाएं जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे या फिर जो आपके टेस्ट होंगे उसको टाइमली सबमिट कीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म क्लोज हो जाएगा, आपको दोबारा ओपन करके नहीं दिया जाएगा। परीक्षा कभी कभी हो सकता है कि रोज हो जाए, कभी कभी हो सकता है कि 4-5 दिन बाद हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही रैंडम होगा ये, आपको इसकी पूर्व सूचना नहीं रहेगी। जिस भी दिन होगा, हो सकता है मैं किस दिन क्लास में ही आपको बोल दूं कि अभी आपको 10 मिनट में ही पेपर देना है, तो डू दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जिनका छूट जाएगा उनका फिर छूट जाएगा। अगर आप विशेष कारण से अनुपस्थित हो रहे हैं तो पूर्व सूचना दीजिएगा। ये सब मुझे कायदे इसलिए करने पड़ते हैं, वरना लोग भाग जाते हैं ना बीच में, तो ये इसलिए है। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ इतनी कठोरता के लिए, पर मेरी व्यवस्था भी है। चलें, अब हम देखें कि हमें संस्कृत क्यों जाननी चाहिए। ये थोड़ी आज की क्लास ऐसे ही चलेगी, तो आप बताएं पहले, हम नहीं बताते। सब लोग बोलिए, आपके विचार में संस्कृत की आवश्यकता क्यों है, या फिर अपनी मातृभाषा को जानने की आवश्यकता क्यों है, क्या होता है इससे। ऐसे ही हम लोग गप मारते रहते हैं, भाषा के प्रेमी बन बन के हम लोग बोलते रहते हैं, इधर उधर लेक्चर देके चले आते हैं, कोर्सेज चला देते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, पर हमारा विचार, अपना मौलिक विचार क्या है। आपको क्यों लगता है कोई एक विचार हो तो वही रख दें, लेकिन रखें अवश्य। वॉलंटियर कर दें, ऐसे नाम ले लेके बोलना अच्छा भी नहीं लगता, और इतना मैं जानता भी नहीं हूँ कि नाम लेके बोलूं। जी, किसी ने अनम्यूट किया है। दिव्य बताएं। जी, मुझे लगता है कि संस्कृत जानना इसलिए जरूरी भी है क्योंकि दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये कि कोई भी जो हमारे शास्त्र या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है उनकी जानकारी अगर हमको चाहिए तो वो उसी अर्थ में हम तक पहुंचे, इसलिए भी वो ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, उच्चारण हमारा शिष्ट हो उसके लिए भी मुझे लगता है कि आवश्यक है। जी, और कोई बात किसी को जोड़नी हो, खुल के जोड़िए, फ्री हो जाइए। अच्छा, धरोहर है। देखिए, आपका परिचय ही परस्पर इसलिए करवाया गया है जिससे हम संवाद करें, है ना। बोलिए। जी, नैश्वी ने लिखा है, हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो अन्य कोई जो यहाँ का नहीं है वो हमारे पारंपरिक ग्रंथ का गलत अर्थ निकाल सकता है। हाँ, वो निकाल सकता है, और अगर हम जान रहे होंगे तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप इसको संस्कृत तक सीमित न रखें। आप लोग इसको, अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो अपनी मातृभाषा का विचार करें कि क्यों एक मदर टंग का आना आवश्यक है। जिससे हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को आगे लेके जा सकें, क्योंकि यदि हमें हमारी संस्कृति का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा तो हम उसे अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और ये हमारी मतलब परंपराएं, संस्कृति हमारी, उनमें एक वैविध्य उत्पन्न हो जाएगा। जी, और कोई बात किसी को ऐसा लगता है कि केवल ये परंपरा जो है, ये वाली बातें तो ठीक है, हम अभी के समय में कैसे जोड़ सकते हैं। सर, यदि संस्कृत के विषय में स्पेशली कहें तो ये कह सकते हैं कि संस्कृत का ज्ञान यदि हमें है तो हम भारतीय भाषाओं को शायद थोड़ा जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय भाषाओं का आधार संस्कृत ही रही है। संस्कृत और प्राकृत भाषा मूल रही है, और जो भी आज हम मातृभाषा है, जो भी हम भाषा बोल पा रहे हैं, तो हम उसका हिस्टोरिक डेवलपमेंट और इवोल्यूशन कैसे हुआ है भाषा का, वो भी हम जान सकते हैं। जी, इवोल्यूशन हो गया, मतलब आपने आपने इसमें जो एक ये बात आती है कि भाई हमारी भाषा कहाँ से आ रही है ना, वो तारतम्यता हो जाती है, तो वो जुड़ जाता है एक जगह से जाकर कि भाई यहाँ सूत्र जुड़ रहा है, इस प्रकार से होता है। तो आप इसके परंपरा की बात हो गई, और कैपेबिलिटी की बात हो गई, इस बारे में बात हो गई कि हमारा मूल जो है वो एक ही है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ से सब उद्भूत हो रहा है, निकल कर आ रहा है, और आगे ऊपर इमारत बन रही है। तो इसके अलावा और क्या है। संस्कृत हमारे उच्चारण को और हिंदी को सरल बनाती है। जी बेटा, बिल्कुल सही बात है। यदि आप संस्कृत का उच्चारण करने में समर्थ होते हैं तो आप भारत की किसी भी प्रांत की टोन को अपने अंदर लेके आ सकते हैं, आप उसमें बात कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, कहें। हाँ अभिषेक बोलिए, आपने हाथ उठाया है, आप म्यूट हैं क्या। ध्वनि न श्रूयते बंधो, बोलिए।
लगता है उनका हाथ छू गया है। पौलमी, आपने हाथ उठाया है तो आप कहें अपनी बात। सर मैं एक पर्सनल लेवल पर भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम फॉरेन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं तो अपनी जो पर्सनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, क्योंकि हर कल्चर का जो है ना, वो एक कल्चर का जो डेवलपमेंट होता है वो अपने उसी हिसाब से हम अपने पर्सनल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जितनी अच्छी तरह से अपनी भाषा में होती है, ये सिर्फ संस्कृत के लिए नहीं है, अपनी अपनी मातृभाषा या फिर जो भी भारतीय भाषा है, तो उसमें एक मतलब अपनापन होता है। वो फॉरेन लैंग्वेजेस में नहीं होता, वो इंग्लिश हो या कुछ भी हो, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसी के कल्चर के हिसाब से हुआ है। और एक कि हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की इतनी बात करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई भी एस्पेक्ट हो, तो उस एस्पेक्ट को समझने के लिए एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि कोई अपनी यहाँ की भाषा नहीं जानता है, संस्कृत प्राकृत जो मूल है, लेकिन वो भी रिसर्च कर रहे हैं सब इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। पर एक्चुअली इंडियन नॉलेज सिस्टम पर रिसर्च अगर अच्छे से करना हो तो उसके लिए भी भारतीय भाषाओं का जानना बहुत आवश्यक है। जी, अभी आपसे पूर्व अभी जी जिन्होंने कहा, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि ये जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, और इस कॉमन प्लेटफॉर्म के कारण क्या होता है कि हम अगर एक भाषा जानते हैं भारत की, तो हम दूसरी भाषा को भी बड़े अच्छे तरीके से जान पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो आप देखिए, बहुभाषिकता भारत के लिए कभी कोई समस्या नहीं रही है इतिहास में। जो कहा जाता है ना कि अगर अंग्रेजी हटा देंगे तो हम कैसे बोलेंगे, तो क्या हमारे यहाँ व्यापार नहीं होता था, क्या हमारे यहाँ साहित्य नहीं रचा जाता था, क्या हमारे यहाँ लोग तीर्थाटन करते थे तो बिना एक दूसरे से बात किए कर लेते थे। आप अपने घर में भी पाएंगे तो जो लोग अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त हैं, उन्हें आप देखेंगे कि वे एक से अधिक भारतीय भाषाओं में स्वाभाविक रूप से समर्थ हैं। ये आपका जेनेटिक ऑर्डर है ना। तो ये वाली एक चीज होती है। ये तो है कि हम जिसके साथ पैदा होते हैं, जो हमारे घरों में वातावरण होता है। इसके अतिरिक्त एक बात और होती है कि यदि हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम कुछ शब्दों को तब समझ पाते हैं जब हमें संस्कृत अथवा प्राकृत का थोड़ा सा अभ्यास होता है कानों को। मैं आपको एक पर्सनल व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि मैं जब उड़ीसा में नौकरी करने गया तो वहां पर क्या हुआ, मैं तो पहली बार पूर्वी भारत में गया था। तो जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, आपके जो कॉलीग्स होते हैं वो कुछ कुछ कर रहे होते हैं, तो अगर वो उड़िया में कर रहे होते थे तो उन्हें 5-6 महीने समझ नहीं आता था कि उनके प्लान कैसे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उड़िया जो है वो मुझे संस्कृत प्राकृत का सामान्य संस्कार होने के कारण मात्र से भी समझ में आ जाता था कि एक टोन ऑफ द टॉक क्या है, कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये मेरी हानि की बात कर रहे हैं या मेरे लाभ की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको इस तरह का लाभ भी होता है कि आप एक से अधिक भारतीय भाषाओं को सामान्य रूप से उनकी टोन के आधार पर, उनके अपभ्रंशत्व के आधार पर भी समझने में थोड़ा थोड़ा समर्थ होने लगते हैं। जी अभिषेक, आपने शायद दोबारा हाथ उठाया है। आई होप अब मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, बताएं। जैसा आपने बोला था कि इसको संस्कृत तक सीमित ना रखते हुए और भी अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जनरेशन हैं, अब वाले लोग जो हैं, जो यंग लोग हैं, वो एक बहुत सिवियर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और अपनी भाषा का ज्ञान जो होता है वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब आप ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर के इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में होते हो, तो अपनी कल्चर को समझना और उसको क्वेश्चन करना और उसको इंफीरियर समझना बहुत ज्यादा स्वाभाविक होता है, वो अपने आप ही होने लग जाता है। अपनी चीज को आप छोटा समझते हो, हिंदी में बात करना है, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करना, ऐसा दर्शाया जाता है कि एक इंफीरियर चीज है। जबकि अगर आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो वो एक बुद्धिमत्ता की और हाई इंटेलेक्चुअल लेवल की जो है उसका सूचक बन जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी भाषा को समझें और उसका ज्ञान रखें। बिल्कुल ठीक बात है। और एक बात देखिए कि आपका जो साहित्य है, जो ज्ञान विज्ञान है, केवल साहित्य छोड़ दीजिए, साहित्य को लोग एंटरटेनमेंट के में ही रिड्यूस कर देते हैं आजकल। आपके जितने ग्रंथ हैं, जो शास्त्र है आपका, वो किसी भी विषय का हो सकता है, वो सब कुछ संस्कृत में है। तो आप अपने आप को इनेबल कर पाते हैं कि आप उसको पढ़ें, उसका अनुशीलन कर पाएं, है ना। तो अब अगर किसी को गणित का काम करना है तो हर कोई तो मंजुल भार्गव नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। एक आदमी ने पढ़ा है, उसी का नाम हम जानते हैं आज के समय में, या जिन्होंने पढ़ा भी है तो अभी वो संभवतः अपनी यात्रा में है, कुछ समय बाद हम उनका नाम जान लेंगे, परंतु ऐसे लोगों की सीमित संख्या है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसी बात को हम संस्कृत क्यों या मातृभाषा क्यों से लेकर के इस पर चले जाएं थोड़ा सा, कि छंद क्यों, इस पर आप लोगों का क्या विचार है।
बोलिए, 1-2 व्यक्ति। सर, छंदों की आवश्यकता हमारा जो जितना भी साहित्य लिखा गया है पारंपरिक रूप से जो शास्त्रीय ढंग से मतलब पहले जिस तरह से चलता था या जैसे हम कहें कि हम जिसे कहते हैं कि हमारा ये खजाना है सारा, तो उसे समझने के लिए हमें छंदों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा हमें वो समझ में नहीं आ पाएंगे या हम उनकी गहराई नहीं समझ पाएंगे कि उसमें उन्होंने जो जिन भी ऋषि मुनियों ने या लेखकों ने लिखा है वो किस गहराई में जाके उन्होंने लिखा है। जी ठीक है। हंसी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर, पद्य जो रहते हैं उसको लय में बांधने के लिए छंदों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम उसे किसी लय से गाना चाहते हैं तो हमें छंदों की आवश्यकता लेनी मतलब छंदों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। जी, आयुषी जी ने हाथ उठाया है, बताएं। सर, पहले ओरल ट्रेडिशन था तो वो इजी मतलब बहुत इजीली याद हो जाए उस वजह से वो एक लयबद्ध किया जाता था। एंड अभी भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं मॉडर्न टाइम्स में कि गाने अगर कोई भी है तो हम बहुत इजीली उनको याद कर लेते हैं। तो वही है वो इसीलिए छंद कि बिल्कुल ठीक हमें। बात है। और कोई कुछ जोड़ना चाहता है? नहीं, अच्छा है, ठीक है। तो हाँ, बोलिए हंसी, आपने वापस हाथ उठाया। नहीं सर, वो पहले कर दो। अच्छा, ओके। तो जो अभी आपने बात कही जिन्होंने कि छंद जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, पहले इसलिए क्योंकि छंद पादौ तो वेदस्य, बिना छंद के वेद चल नहीं सकते, है ना। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? स्मृति लभ्यता। स्मृति लभ्यता जो है वो किससे आती है? वो पद्य से आती है, वो गद्य से नहीं आती है। स्मृति लभ्यता, स्मृति लभ्यता मतलब याद करना, आपकी स्मृति में उस चीज का स्थिर रहना, है ना। वो किससे आती है? लय से आती है। लय कब आएगी? जब पद्य आएगा। जब गद्य रहेगा तो नहीं आएगी। इसीलिए कोई भी चीज जो है वो जल्दी याद होती है। आप नोटिस करेंगे कि कहावतें बड़ी जल्दी याद होती हैं। क्यों? क्योंकि कहावतों में सामान्यतः एक गेयता होती है ना। तो अब हमें ये भी समझ में आएगा कि क्यों जो है अब हम इतना आराम से नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण है जो शब्द मध्य और शब्दांत का आकार है, जिसका उच्चारण हमने दुष्ट कर दिया और उसका लोप कर दिया है। जब हम वही नहीं उच्चारित कर पाते तो हमारे साथ में ये समस्या होती है कि हमारी गेयता प्रभावित हो जाती है उससे, और जैसे ही गेयता प्रभावित होती है तो स्मृति लभ्यता प्रभावित हो जाती है। इसलिए भी उच्चारण आवश्यक है। तो घूम फिर के सारी बात बैक टू स्क्वायर वन कहाँ आती है? शुद्ध उच्चारण पे, वाक शुद्धि पे, है ना। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और छंद स्मृति लभ्यता तक तो ठीक है, और सारा का सारा जो शास्त्र है, एक बात को बहुत अच्छे से हमें समझना है कि जितना भी भारत का साहित्य है वो प्रमुख रूप से नाटकों के अतिरिक्त सब कुछ पद्य ही है। हाँ, गद्य काव्य भी होते हैं, चंपू काव्य भी होते हैं, परंतु उनकी बड़ी सीमित संख्या है ना। सर्वाधिक जो है वो क्या है? वो पद्य है। इससे आपको भारत के विषय में, अपने विषय में एक गौरव करने का व्याज भी उत्पन्न हो जाता है। कैसे? हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। इसका क्या अर्थ है? कि जो गद्य है वो कवियों के लिए निकष स्वरूप है। निकष स्वरूप कैसे है? निकष किसको कहते हैं? कसौटी को। कि जो गद्य है वो कवियों के लिए कसौटी है। मतलब कि कविता करना इस देश में इतना सामान्य था, इतना सामान्य था कि कविता तो कोई भी कर सकता था, हम ऐसा मानते थे। तो देखिए, जो भी व्यक्ति कोई भी शास्त्र रच रहा है, चाहे आयुर्वेद का रच रहा है, चाहे गणित का रच रहा है, चाहे एस्ट्रोनॉमी का रच रहा है, चाहे एस्ट्रोलॉजी का रच रहा है, चाहे मेटलर्जी का रच रहा है, चाहे धनुर्विद्या का रच रहा है, कोई भी विषय हो, वैमानिक शास्त्र भी रच रहा है यदि, तो भी किस में रच रहा है? पद्य में रच रहा है। सब कुछ पद्य में है। सब कुछ मतलब सब कुछ। भौतिकी के शास्त्र भी पद्य में है। तो जब सब कुछ पद्य में है तो आप पद्य को कब समझेंगे? क्योंकि जब आप पद्य को समझेंगे तो आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आएगा कि यहाँ रुकना है। रुकेंगे तो स्वाभाविक रूप से समझ में आएगा कि यहाँ पर पदच्छेद हो सकता है, यहाँ पर मुझे तोड़ना है। क्योंकि केवल बोलते जाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे हमें स्टॉप लगाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पर सांस अंदर लेनी है, कहाँ सांस रोक देनी है। तो आपका प्राणायाम भी छंद से हो जाता है, ये एक एक्सरसाइज भी है। जब आप गाते हैं, मान लीजिए मैंने शिखरिणी गाया, तो उदाहरण स्वरूप
मुखे ते ताम्बूलं नयन युगले कज्जलकला। तो अब मुझे ये पता है कि मुझे तांबूलम के बाद रुकना है, तो शरीर को सांस छोड़ना भी आ रहा है, शरीर को सांस लेना भी आ रहा है। और ये कैसे निर्धारित हो रहा है? ये लय से निर्धारित हो रहा है और शुद्ध उच्चारण से हो रहा है। मैं ऐसे भी गा सकता था, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जलकला। लोग गाते हैं ऐसे, आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने पूरा किया, लय में कहीं उन्होंने भंग नहीं किया, पर उन्होंने यति का पालन नहीं किया। तो अब क्या होता है, छंद जो है उससे चिकित्सा भी हो सकती है प्राणायाम के लिए। कैसे हो सकती है कि यदि आप यति का पालन करेंगे तो आपका क्या क्या साथ में हो जाएगा। आपका ये जो प्राणायाम होता है, कुंभक पूरक रेचक, ये सब एक साथ हो जाएगा। आपको पता है कहाँ मुझे सांस लेनी है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ सांस छोड़ देनी है। यू नो इट वेल, अगर आप छंद का अभ्यास करते हैं तो। अब जैसे मैंने ये वाला आपको बोला, ये देवी का स्तोत्र है शंकराचार्य का, उसमें एक है ना, शिखरिणी। तो 6 अक्षरों के बाद रुकना है। तो जब 6 अक्षरों के बाद रुकना है, मुझे ये पता है, इसीलिए ना मैं रुका 6 अक्षरों के बाद। तो इस प्रकार से जब मैं इसका अभ्यास करूंगा, जब मैं पारायण करूंगा, या तो भक्तिवशात किसी स्तोत्र का पाठ कर रहा हूँ, किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है। उसके अतिरिक्त भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। तो इसमें हम अवगाहन करेंगे धीरे धीरे और चलते हैं। तो जब सारा शास्त्र उसी में है, उसमें हमारी इनेबलिंग हो जाएगी। तो जब हम आधुनिक समय में आकर के पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इंटर्नशिप्स करवाते हैं बच्चों की, तो उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको संस्कृत का कोई ना कोई ग्रंथ लेना ही पड़ेगा आज के टॉपिक पे काम करते हुए। तो जब वो उसको लेते हैं तब वो बोलते हैं कि भाई ये हमें समझ नहीं आ रहा, छंद आएगा, व्याकरण आएगा तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कहाँ समझ में आएगा। तो इसलिए ये इनेबलिंग करनी आवश्यक है, इसीलिए संस्कृत आवश्यक है, इसीलिए मातृभाषा भी आवश्यक है, इसीलिए छंद भी आवश्यक है, इसीलिए व्याकरण भी आवश्यक है। और केवल आवश्यक नहीं है, ये सभी अनिवार्य तत्व हैं। तो हमें इन्हें सीखना चाहिए। और किसी को कुछ जोड़ना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संस्कृत क्यों, भारतीय भाषिक प्रवृत्तियों के सम्यक ज्ञान के लिए। तो जो आप में से किसी ने कहा था कि अन्य भारतीय भाषाएं भी हमें समझ में आती हैं, वो कैसे आती हैं? क्योंकि आपको भाषिक प्रवृत्तियां समझ में आती हैं। ये भाषिक प्रवृत्तियां आपको कैसे समझ में आती हैं? क्योंकि आप इस बॉर्डमपन से बाहर निकल आते हैं कि संस्कृत पुरानी या प्राकृत पुरानी। आपको ये समझ में आने लगता है दोनों एक ही भाषा है। और जैसे हर काल में हर भाषा के एक से अधिक स्वरूप होते हैं, वैसे ही संस्कृत और प्राकृत हैं। ये लेबलिंग तो बहुत बाद में जाके हुई है कि ये संस्कृत नाम दे दो, ये प्राकृत नाम दे दो, और वो लेबलिंग जो है वो अपने आप में ही बताती है कि ये एक ही भाषा के 2 स्वरूप हैं। हालांकि इस लेबलिंग को लेकर ही लोग लड़ाई करते हैं कि नहीं ये पुरानी है तो ये पुरानी है, परंतु वही इस बात का प्रमाण है कि ये एक ही भाषा के 2 स्वरूप हैं, 2 धाराएं हैं। तो जब हम इस बात को मान्यता अपने मन में दे लेते हैं और इन लड़ाइयों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि भारतीय भाषिक प्रवृत्तियां जो हैं उनको समझिए, तो आपको इससे जो एकात्मकता है हमारी, वो समझ में स्वतः आ जाएगी। भारत के भाषिक सौहार्द और अंतर्निहित नैसर्गिक मूलभूत एकात्मकता के अनुभव के लिए तो जो व्यक्ति संस्कृत जानने लग जाता है, वो इस पचड़े में नहीं पड़ता है कि कर्नाटका में रहना है तो कन्नड़ बोलनी है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है। ये जितने स्यापे होते हैं ये अपने आप दूर हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो ये जानने लगता है कि भैया ये मेरी अम्मा है, लेकिन जिसको मैं बुरा भला बोल रहा हूँ वो मेरी सगी मौसी है, तो उसको मैं नहीं छोड़ सकता। संस्कृत क्या है? संस्कृत हमारी अम्मा और मौसी की अम्मा है, हमारे पिताजी की भी अम्मा है। तो संस्कृत क्या है? हमारी दादी भी है, नानी भी है ना? तो जब हम देखते हैं कि भाई मूल उत्स एक ही है, तो एक ही नदी से अगर 2 धाराएं अलग हो जाती हैं, जैसे गंगा एक जगह हुगली हो जाती है, एक जगह पद्मा हो जाती है, तो क्या उसकी पुण्य जनकता में कमी आ जाती है? नहीं आती ना, वो वैसी ही रहती है। तो हुगली में स्नान करके बोलेंगे नहीं जी पद्मा जो है उसमें स्नान करने से तो पाप लग जाएगा। तो ये जो मूर्खताएं हैं, बौड़न बुद्धियां हैं, इन सबका अपने आप नाश हो जाता है ना? भारतीय ज्ञान परंपरा को मूल रूप में पढ़ने और समझने के लिए मौलिकता आवश्यक है, जिससे आप वेंडी डॉनिगर और शेल्डन पॉलक जैसे जो उल जलूल कामों के रोमांस में आ जाते हैं और उनकी दृष्टि से भारत को समझने लगते हैं, है ना? जो वेस्ट हमारी चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है बिना क्रेडिट दिए और फिर अपने रूप से उसको गोल मोल करके हमें ही बताने लगता है और हम उस सबको रुपया दे दे के खरीदते हैं। वो सारी बुद्धि जो है वो उसका भी तर्पण हम करने में समर्थ हो जाते हैं और हम अपनी परंपरा को मूल रूप में स्वयं पढ़ने में उद्यत भी हो सकते हैं उसके बाद सामर्थ्य प्राप्त करने पर। संस्कृत क्या केवल कर्मकांड, सूक्तियों या दार्शनिक चिंतन की भाषा है? इस लोकापवाद के निवारण के लिए, है ना? अभी आप क्या बोलते हैं, पंडित जी आके पढ़ेंगे, पंडित जी बेचारे को दक्षिणा भी देने में कंजूसी करते हैं, उनसे कर्मकांड भी करवाना चाहते हैं, और वो बेचारे जो करने आ रहे हैं वो कर भी नहीं पाते हैं, वो कहाँ से करेंगे?
क्योंकि उनको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है उसमें, तो वो चीज भी हट जाती है और कर्मकांड हो भी नहीं पाता और हम समझते रहते हैं कर्मकांड हो रहा है। तो कर्मकांड ठीक से हो रहा है नहीं, आपके घर में आने वाला व्यक्ति शुद्ध उच्चारण कर रहा है नहीं, आपको ये भी तो पता लगाना चाहिए, और कुछ नहीं तो इसी बहाने से पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। केवल कर्मकांड की नहीं, बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें, जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना। सूक्तियों की, जहां हमको थोड़ा सा कूल दिखना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अपने लेक्चर्स में कि आम आदमी है लेकिन उसको हमेशा आम आदमी बने रहना है, कभी कभी कूल दिखना है, तो वो क्या करेगा, वो किसी क्लासिक लैंग्वेज से निकालेगा और एक कोटेशन डाल देगा, अब इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट कर देगा, यही होता है ना। तो वो सूक्तियों की नहीं है। थोड़ी सी 2 लाइन कोट करके बहुत दार्शनिक हो जाएगा, वैसा नहीं है। तो ये बात तो दूसरी तरह की है, लेकिन जो हमारे मन में ये भ्रांतियां हैं कि केवल इन्हीं की भाषा संस्कृत है, ऐसा नहीं है। तो ये लोकापवाद है। इसका निवारण हम तब कर पाते हैं जब हमें समझ में आता है कि संस्कृत में क्या है। संस्कृत मृत भाषा है, मृत नहीं है। अभी आप आजकल के लिंग्विस्ट्स के पास चले जाइए विश्वविद्यालयों में, वो भी बोल देंगे आपको संस्कृत मृत भाषा है। 2011 की जो जनगणना का डेटा है मेरे पास, उसमें संस्कृत 25 जाने 27,000 लोगों की मातृभाषा है। तो वो तो लिखवाने पे है, लेकिन मृत भाषा बोल देते हैं क्योंकि उसमें संवाद नहीं होता है। तो यदि आप बोलने लग जाएंगे तो आप कह पाएंगे इस बार जनगणना होगी तो मैं तो लिखवाऊंगा, हिंदी का कोई अनभल नहीं हो जाएगा, मराठी का कोई अनभल नहीं हो जाएगा अगर हम लिख देंगे कि हमारी मातृभाषा संस्कृत है, संख्या बढ़ाइए आवश्यक है ना। तो ये प्रवाद भी है एक, ये जानबूझ के फैलाया गया प्रवाद है कि संस्कृत को मृत बोल दो और इसकी हर चीज को खत्म कर दो। तो इस प्रवाद का खंडन करने का हमारा एक दायित्व भी है, इसलिए भी हमें संस्कृत जाननी चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषाएं जितनी हैं उनमें जो प्राण तत्व है उनका वह समान है। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी भारतीय भाषा का जब मानकीकरण किया जाता है तो सामान्य रूप से प्राण पाने के लिए हमारी हर भाषा किसी भी कालखंड में संस्कृत की ओर प्रवृत्त होती है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज की तरफ प्रवृत्त होती है। जैसे यदि आज से 500 साल बाद हिंदी की कोई और धारा निकल आए तो आज जो हमने हिंदी को स्टैंडर्डाइज कर दिया है, या जो कालक्रम में थोड़ी थोड़ी करके स्टैंडर्डाइज्ड मानी जाएगी हिंदी की फॉर्म, जो भी स्वरूप हिंदी का मानकीकृत माना जाएगा, जब भी कोई भाषा हिंदी से अलग झटकेगी इसकी संतति के रूप में ही, लेकिन एक समय के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करना चाहेगी, उस समय उसका भी व्याकरण लिखा जाएगा। जब उसका व्याकरण लिखा जाएगा तो उसका भी मानकीकरण करना पड़ेगा। जिस भी समय उसका मानकीकरण करना पड़ेगा उस समय वो हिंदी जिससे निकली है उसके मानकीकृत स्वरूप की तरफ उन्मुख हो जाएगी, उसकी ओर दोबारा देखेगी। क्यों? क्योंकि उसको प्राण पाना है, और जब भी उसकी ओर प्राण पाने के लिए देखेगी उतनी बार वो संस्कृत की ओर भी देखेगी। संस्कृत से भारतवर्ष छूट नहीं सकता है ना। तो ये सामान्य भाषिक परिवर्तन जो होते हैं, जिसको भाषा बहता नीर बोलते हैं, और भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन जिस प्रकृति से होता है, उसके लिए भी ये चीज हमें समझना आवश्यक है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं उनका प्राण तत्व एक ही है। अनेकानेक वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक आदि आदि अनेक पक्षीय शास्त्रों के अवगाहन के लिए, उनके अध्ययन के लिए ये बातें हम कह चुके हैं। आप ये सब समझेंगे तभी, जब संस्कृत समझेंगे तभी ये सब समझेंगे हम। वैयक्तिक चरित्र के उत्थान पूर्वक जो संस्कृत सूक्तियों में रह जाती है, हम केवल इंस्टाग्राम पे डाल के बंद कर देते हैं, वो जब हम जानने लग जाएंगे भाषा, तो देखिए जब तक हम भाषा को जानते नहीं है ना, तब तक उसका शब्द अपने अर्थबोध के साथ अंदर नहीं उतरता। जब वे आपके अंतस का स्पर्श करता है तब क्या होता है, तब आपके चरित्र में वो चीज घटने लगती है। क्यों? क्योंकि शब्द जो है वो शब्द मात्र नहीं होता है, और भी बहुत कुछ होता है। तो उन कारणों में हम नहीं जाएंगे, सब समझते हैं कैसे होता है। तो आपका जो वैयक्तिक चरित्र है उसका उत्थान करती है संस्कृत, क्योंकि इसका साहित्य ऐसा है। ये वैसा नहीं है कि जिन भाषाओं में केवल सुरा सुंदरी का साहित्य रचा गया है और उलाहने का साहित्य रचा गया है कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी ना हो जा, तेरा घर जल जाए, इस तरह की बातें जो आप देखते हैं ना साहित्य में। तो अगर ये भी कहना है तो इसका भी कोई और अच्छा सलीका हो सकता है। शाप देने के भी अच्छे तरीके होते हैं, गाली देने के भी अच्छे तरीके होते हैं, है ना। तो जो एक एस्थेटिक्स है जिसको विशेष रूप से हमारे घरों में ध्यान ही नहीं दिया जाता, तो अब उसके मध्यकालीन जो भी कारण हमारे रहे हैं आक्रमणों के, उनको एक बार हटा दीजिए तो अभी तो वो चीजें हैं ना। तो वो जो एस्थेटिक्स होती हैं वो हम समझते हैं तो हमारे चरित्र का उत्थान होता है, हमारा मैनरिज्म जो है वो बदल जाता है। हम देसीपने का मतलब ये नहीं समझते हैं कि भाई सोफिस्टिकेशन जो है वो हमारी चीज नहीं है, सोफिस्टिकेशन भी आप ही की चीज है। तो सोफिस्टिकेशन को भी आप अपनाइए। सोफिस्टिकेशन की अदरिंग नहीं करनी है कि भाई ये तो जो सोफिस्टिकेटेड को हमने बोल दिया ये तो अंग्रेजी के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों भैया, हमारी भाषाओं में सोफिस्टिकेशन भी तो है।
हम उसको एम्ब्रेस ही नहीं करना जानते, हम गंवार की तरह बैठ के खा लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे यहाँ भी जो है अच्छे से खाने का तरीका बताया जाता है। हमारे यहाँ ये तक है कि भाई थाली के अंदर कौन सी चीज किस किनारे रखी जाए, किस सब्जी के बगल में किस रंग की सब्जी रखी जाए, ये भी चीजें आती हैं। तो वो जो सौंदर्य शास्त्र है जिसकी अभी हम अदरिंग कर देते हैं और हमारे बच्चों को जो है वो लोग ब्रेन वॉश करके उठा ले जाते हैं, उन चीजों से भी आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के अंदर संस्कृत को पढ़ने के बाद में जब आप वैसा साहित्य पढ़ेंगे तो आपके चरित्र का उत्थान होगा, आप उसके अंदर के सौंदर्य के तत्वों को एम्ब्रेस कर पाएंगे। जब एम्ब्रेस कर पाएंगे तब आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो क्रमशः क्या होगा, परिवार संस्था जो है, कुटुंब जो है, समाज और राष्ट्र जो है, और अल्टीमेटली जो प्राणी मात्र है, आप उसके भले के लिए काम करेंगे, उसके उत्थान के लिए काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो बकवास बात चलती रहती है कि ये क्या आम आदमी के लिए नहीं है, तो हर चीज जो है उसका उद्देश्य है कि आम आदमी के स्तर को उठाकर लोगों के स्तर को उठाया जाए, उसको ऊपर किया जाए। ये नहीं है कि हर चीज में जो है हम ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दें कि हर आदमी को हर बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए उसको समझाने के उपकरण देने के बजाय उसको कैपेबल करने के स्थान पर हम ये करते हैं कि हम विषय के स्तर को घसीट के नीचे लेके चले आते हैं और वो सब नष्ट हो जाता है, जो उसमें था वो बचता ही नहीं है। तो आम आदमी बेचारे का स्तर भी ऊपर नहीं हो पाता और आम आदमी इस भ्रम में रह जाता है कि उसको तो बड़ा कुछ तोप आ गया है, वो तो आम नहीं रहा। तो ये वाली जो चीजें हैं वो भी अध्ययन से जाती हैं। तो हम संस्कृत को पढ़ेंगे तब हमारे अंदर से ये जो व्यर्थ के दर्प हैं, दंभ हैं, इनका भी प्रक्षालन हो जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये मेरा अनुभूत सत्य है। मैं केवल माहेश्वर सूत्र लोगों को अगर बता देता हूं तो उसका भी वो अगर नित्य पाठ करने लग जाते हैं, उससे भी उनको मानसिक शांति प्राप्त होने लग जाती है ना। तो आप ये स्वयं जो भी लोग योगाभ्यास आदि में हैं वे लोग इस बात को समझते हैं, तो इसका हम विस्तार नहीं करते। भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए जब आप संस्कृत को पढ़ेंगे तो आपका आध्यात्मिक अभ्युदय तो फॉर ऑब्वियस रीजंस, इस बारे में बहुत बातें होती हैं, उसमें नहीं जाते। भौतिक कैसे होता है आपको ये समझ में आएगा कि जो आधुनिक शास्त्र है वो संस्कृत से अछूता नहीं है। संस्कृत वहां भी है, अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम ऐसी बातें करते रहते हैं। तो जब आप भौतिक मटेरियल वर्ल्ड के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, आप ऐसी चीजों को पढ़ेंगे, आप मॉडर्न साइंस की चीजों के तत्वों को भी उसमें देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको तत्व खोजना है, डेडिकेटेड शास्त्र हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। तो जब वो इनेबलिंग होगी तो दिमाग जो है, जो मस्तिष्क है उसका, उसके वातायन खुलते हैं, उसके गवाक्ष खुलते हैं और थोड़ा जो शुद्ध वायु है वो अंदर प्रवेश करता है और वो आपको बताता है कि भैया संस्कृत यहाँ भी है, इसको जानो और जो आपका छूट गया है उसको रिक्लेम करो। तो हमारे हर प्रकार के अभ्युदय के लिए आवश्यक है। हमारी परंपरा में ये बात कही जाती है, कोई आवश्यक नहीं है कि इन बातों में आप में से सभी का विश्वास हो, पर जो बात कही जाती है वो बताना मेरा धर्म है, तो मैं यहाँ पे उसका उल्लेख कर रहा हूँ कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण जो है वो आप पर चढ़ते हैं जन्म के साथ। उनसे मुक्ति के लिए आप जो जो उद्योग करते हैं उन सब में संस्कृत आपका सहयोग देती है, आपकी सहयोगिनी होती है। ये बात जो भी लोग इन बातों को मानते हैं, समझते हैं, वे स्वयं जानेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा की अविच्छिन्नता के लिए, क्यों? क्योंकि भाषा जो है वो लिख दी गई, अब उसकी अविच्छिन्नता लिखने वाले ने तो कर दी, पढ़ने वाले का कर्तव्य है ना कि वो स्वयं को समर्थ बनाए, भाषा जाने, उसके बाद ही तो वो पढ़ पाएगा। अभी आप लोगों ने IKS की बात की, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की, तो केवल ये पॉलिसी मेकिंग में सरकारों के लिख देने से तो नहीं होगा। अब इसमें अगर आप ये बताइए कि भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने के लिए घटोत्कच अगर रिक्रूट हो जाएंगे तो आप कौन सी भारतीय ज्ञान परंपरा जानेंगे? हालांकि घटोत्कच तो संस्कृत जानता था, तो वो तो रिक्रूट होगा तो बता देगा। कोई और ऐसा वैसा नाम समझ लीजिए जो संस्कृत ना जानता हो, वो जाके ज्ञान परंपरा के प्रोफेसर बन जाएंगे तो क्या होगा। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से आज के समय में जब इस तरह के हमारे पास में पाठ्यक्रम आ रहे हैं सरकारी रूप से। अब आपको IKS के अंदर आप नेट भी दे सकते हैं, तो अगर आपको नेट देना है लेकिन अंग्रेजी में IKS पढ़ के देना है, इससे बड़ी नासपीटी चीज तो कोई हो नहीं सकती है। एक्सक्यूज माय वर्ड्स, बट हाँ, नहीं हो सकती है। अब देखिए, भारत की हानि करने वाले जो तत्व हैं उनका प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी आप में तभी आता है जब आप फर्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं। आप अनुवाद पढ़ लिया आपने, अनुवाद में भी पहले तो आप भ्रष्टि पढ़ेंगे, आप वेंडी डोनिगर को पढ़ लेंगे, शेल्डन पॉलक को पढ़ लेंगे, वैसी बुद्धि बना लेंगे। उसके बाद में आप जाएंगे कि आपको बुरा लग जाएगा अगर कोई भारत के बारे में बुरा बोल दे, क्योंकि अभी तो आप एसोसिएशन फील करते हैं ना यहाँ से, तो जब तक स्वकीयता का अनुभव होता है तब तक व्यक्ति को थोड़ा बुरा लगता है, तो भले वो खुद भी उसका विरोध करे, है ना, लगता है। तो क्या होता है, आप उसका विरोध करने में समर्थ ही नहीं हो पाते, क्योंकि पढ़ा भी आपने उसी को है। हाँ, अब आप मान लीजिए कि आपने उसको नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ लिया है डेविड फ्रॉली को, जो भारतीय मत के लोग हैं और जो भारत की हानि नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आपने पढ़ लिया है, तब तो ठीक है।
लेकिन क्या तब भी आप पूर्णतः समर्थ हो पाते हैं? क्योंकि वो जिनको आपने पढ़ा है वो भी मूल संस्कृत सीखते हैं और फिर अंग्रेजी में ग्रंथ लिखते हैं, तो आपको अनुवाद क्यों पढ़ना है? आपको यदि आपकी भाषा विदेशी पढ़ाए अपनी भाषा में तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। तो संस्कृत को हम संस्कृत में पढ़ें और भारतीय भाषाओं को भी हम अपनी दृष्टि से देख पाए। इसका सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए तो जो भी व्यक्ति आपकी हानि कर रहा है, आपकी सभ्यता की हानि कर रहा है, तो आप में उसका सामर्थ्य होना चाहिए कि आप प्रतिकार कर सकें। यह सामर्थ्य संस्कृत से ही आता है। और ये सब कोरी गप है कि केवल भारतीय भाषा जो हमारी वर्तमान मातृभाषा है उनको पढ़ने मात्र से आ जाता है, नहीं आता है। एक सीमा के बाद में नहीं आता है। एक सीमा के बाद आपको शास्त्र का अवलंब लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी वहीं से अवलंब लेकर के आपको तर्क दे रहा है। आप केवल लोक भाषाओं की कहावतें ले लेके थोड़ी जाएंगे। शास्त्र का उत्तर शास्त्र देता है, लोक का उत्तर लोक देता है। जैसे पुस्तक का उत्तर पुस्तक होता है। तो उसके लिए जिस भाषा की आवश्यकता है वह संस्कृत है। आप भले ही अंग्रेजी में लिखें, पर जिस बात का प्रतिकार करना है उस प्रतिकार को करने का जो आपको साधन मिलेगा वो संस्कृत से मिलेगा, वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। आत्मगौरव के बोध के लिए ये बातें तो हम करते ही रहते हैं। आनंदपूर्ण और रसमय जीवन के लिए जब आप संस्कृत के साहित्य में उतरते हैं, जैसे अभी संभवतः हंसी ने बोला कि प्राकृत की गाथाएं वे इतनी सुंदर हैं कि जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। तो रस का आस्वादन करना, ये कोर्स तो हमारा केवल छंद पे है, काव्यांग पर नहीं है। तो हमारा विचार है कभी उस पर भी करेंगे जहाँ पर आपको रस अलंकार काव्य के गुण दोष आदि भी बताए जाएं। तो वो जो आस्वादन है, जो संस्कृत की टेस्टफुलनेस है और वो टेस्ट लेने की जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका विकास भी होता है। संस्कृत में एक आपको सभी संस्कृत में प्रवेश रखने वालों का अनुभव आपको मिलेगा। वो यही कहता है कि संस्कृत जो है वो आपकी पात्रता का भी विकास करती है। देखिए एक चीज ऐसी होती है कि हम जिसके लिए पात्र हैं वो हमें मिल जाएगी। एक चीज ऐसी होती है कि हमारे अंदर पात्रता का विकास भी होना चाहिए। जैसे माता पिता उंगली पकड़ के चलाते हैं, संस्कृत वैसे ही आपको चलाती भी है। पहले संस्कृत आपको जन्म देती है, फिर आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है और फिर आपको ये बताती है कि अब आओ, अब ये पढ़ो, ये उपलब्ध है। आपको वो भी दिखा देती है कि जहां तक आपको जाना है और साथ में लेके चलती भी है। तो संस्कृत ऐसी है। तो जब आप उस रस को लेने में सक्षम होते हैं तभी आप उसका आनंद ले सकते हैं। तो जीवन को रसमय करने के लिए बड़ा आवश्यक है। वरना आप देखिए, ठीक है उर्दू पोएट्री में फिक्र भी है, ये सब है, लेकिन उसकी जो सीमा है वो भी संस्कृत यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक वो सूरदास का पद है ना कि ये कामधेनु को, अरे क्या नाम है उसका, ये जो मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। वैसी बात हो जाती है। संसार भर में डोल के आ जाएंगे, सुरा सुंदरी का काव्य पढ़ के आ जाएंगे, उलाहने का काव्य पढ़ के आ जाएंगे, मीरो गालिब की शायरी भी पढ़ के आ जाएंगे, पर ये जानेंगे कि भैया इनकी फिक्र भी जो है, दर्शन भी जो है वो जहां तक जा रहा है उसकी सीमा है, उससे बहुत 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 ऊपर संस्कृत कहीं है। तो उस लोक में जाना है, यदि आपको भुवन के किसी उस स्तर पर जाना है आपको, तो उसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। वो आस्वादन करने की क्षमता जो है वो लेने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है। और ये सूची अनंत है। तो अंत में इस सूची में निरंतर वृद्धि करते रहने की योग्यता अर्जित करने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, जिससे कि आपकी मेरी वाली गति ना हो कि मैं यहाँ तक आके रुक गया, आप इसमें और जोड़ सकें और जोड़ सकें, मुझे भी जोड़ के सिखाएं कि देखो भाई इसमें ये चीजें और भी जुड़ सकती हैं जो हमारा अपना अनुभव है, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। आप संस्कृत से ऐसा कुछ पा सकते हैं जो अब तक मैंने नहीं पाया है, जो अब तक बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने नहीं पाया है। हम तो कुछ है नहीं, लेकिन जिनके सामने हम झुक के प्रणाम करते हैं, जो उन्होंने भी नहीं पाया है, हर व्यक्ति संस्कृत पढ़ के ऐसा कुछ भी पाने का प्रयास कर सकता है और सफल हो सकता है। और सफल होने के बाद में समाज को वापस कुछ दे भी सकता है अपने उस अनुभव को बांटकर। अब देखिए हम चलते हैं षट वेदांग। षट वेदांग हमें क्यों जानने हैं? क्योंकि हमारा विषय है वो है इस कोर्स का शिक्षा और छंद। शिक्षा कहते हैं फोनेटिक्स को। तो जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई ये शिक्षित हैं, ये वो हैं, ये जो शिक्षा एजुकेशन के संदर्भ में हमने शब्द बनाया है ये बड़ा आधुनिक है, ये बड़े अभी ताजा ताजा बना है 150 साल में। परंतु शिक्षा का जो पहला अर्थ है वो ये है कि वेद पढ़ने के लिए जो उच्चारण शास्त्र आना चाहिए, जो शिक्षाएं हैं जो ऋषि प्रणीत होती हैं, अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी शिक्षाएं दी हैं कि क्या चीज कहाँ से बोली जाए, कैसे बोली जाए, उसका प्रयत्न क्या होता है, ये सब बातें जो होती हैं, करण क्या होता है, अनुप्रदान क्या होता है, ये सारी बातें बताना ये शिक्षा में आता है। शिक्षा का ही एक्सटेंशन हो जाते हैं वेदों के प्रातिशाख्य।
प्रातिशाख्य मतलब अब जैसे आपको यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में मिलेगा कि जो मूर्धन्य श है, जिसको हम षटकोण वाला श कहते हैं या पेट कटा श कहते हैं, उसका उच्चारण ख कीजिए। तो जब आप ये जानने लगते हैं तब आप ये जानते हैं कि अपनी भाषिक प्रवृत्ति क्या है। राजस्थान में कई, मैंने देखा एक आध यूट्यूब पे लोग हैं जो राजस्थानी के लिए बड़े झंडे उठाए रहते हैं, वो उठाने चाहिए, मैं भी उसी पक्ष का हूँ, परंतु वो इस चक्कर में आधी अधूरी बात बोल जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई श तो बहुत खराब चीज है, वो मतलब इस लेवल तक श से घृणा करते हैं कि हमारे यहाँ तो ख होता था। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यजुर्वेदीय स्थान रहा होगा, वो वहां पे उस प्रातिशाख्य को वाले संप्रदायों की बहुलता रही होगी, यजुर्वेदीय ब्राह्मणों का स्थान रहा होगा, इसलिए वहां पर श जो है वो ख हो गया। तो जिस प्रातिशाख्य में जिस चीज का उच्चारण जैसा होता है, अब जैसे वेद में आपको पता लगेगा, मैं आगे आपको जब लिपि चिन्ह दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन से य को ज बोलना होता है, कौन से य को य ही बोलना होता है। तो आपको समझ में आएगा कि इसके फिर क्या नियम है, प्राकृतों के अंदर भी इसके नियम आएंगे, और उसके माध्यम से फिर हमें समझ में आएगा कि आज जो बंगाली, उड़िया और अवधी भोजपुरी आदि में य का ज हो जाता है, ये कैसे होता है ना। तो कुछ भी अविच्छिन्न नहीं है, कुछ भी जो है विच्छिन्न नहीं है, सब कुछ अविच्छिन्न है। बस यह है कि हमें पता नहीं है कि सूत्र हमारा कहां से कहां तक जा रहा है लंबा, क्योंकि हम इतना ही देख पा रहे हैं। जो हमारा आसन्न भूत है वो बहुत अधिक मिलावट का और अपने आप को गर्हित करने वाला है, इसलिए। तो अब हम देखेंगे कि शिक्षा क्या होती है और छंद क्या होता है। तो अब देखते हैं कि वेदांगों में शिक्षा और छंद का उल्लेख किस प्रकार से होता है। तो देखिए, षट वेदांग मतलब षट वेदांग, छह वेदांग होते हैं। वेद क्या है, हमारे यहाँ कल्पना होती है कि वेद पुरुष है हर चीज में। यदि आप वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे तो वास्तु पुरुष है, वेद पढ़ेंगे वेद पुरुष है, आप स्थापत्य पढ़ेंगे स्थापत्य पुरुष है, हर चीज एक पुरुष के रूप में। पुरुष का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है आदमी औरत। किसी को फेमिनिस्टिज्म का बुखार चढ़ रहा हो तो उसको साइड में रख दीजिएगा। सिंपल चीज क्या होती है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर है मानव शरीर, है ना। ये तो उसमें हम पुरुष के रूप में मानव शरीर में हम हर विषय का, जो भी विषय हम पढ़ रहे होते हैं उसका आधान करते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो हर चीज का एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो भारतीय स्टाइल ये है, तो यू शुड एम्ब्रेस दिस ऑल्सो। आप देखिए इसको आप जीवन में कहाँ कहाँ बता सकते हैं, कैसे कैसे बता सकते हैं। तो हमारी हर व्यवस्था में, हर शास्त्र में, हर विषय में एक उसको पुरुष शरीर का आधान कर लिया जाता है। पुरुष शरीर का आधान का अर्थ क्या है, मानव शरीर का आधान कर लिया जाता है, उसमें इसका आरोपण हम कर देते हैं और उसके माध्यम से हम बात को समझते हैं। तो क्या होता है, देखिए पढ़ने में रोचकता भी आती है। जब कहते हैं कि भी संस्कृत में बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है, रोचकता नहीं है, तो ये पढ़ाने वाले की प्रॉब्लम है। बहुत भरपूर रोचकता है। तो अब क्या होता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षो कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेव। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप म्यूट करके ही पढ़िए अवश्य, जोर से बोल के, मन में नहीं पढ़ना है। बोलेंगे नहीं, कान को अभ्यास नहीं होगा, कान लय नहीं समझेगा, तो कान को यति नहीं पता चलेगी। हर दिन आपसे मैं यही करवाऊंगा आज को छोड़ के। तो अभी आप जहां पर भी हैं अपने मन में मत बोलिए, मुंह से उच्चारण कीजिए। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेव। तो ऐसे आपने इसका उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये आपके 6 वेदांग हैं। आप मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। जी, अब अगला एक और देखते हैं, वो क्या है। अब ये बता रहा है कि ये 6 वेदांग तो हैं। अब ये वाले जो दोनों छंद हैं, ये हमें बता रहे हैं कि वे कौन से वेदांग हैं। अब देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषामयनं नेत्रं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये कहने का स्टाइल होता है ना। अब इसमें आपकी आस्था को मत लेके आइएगा भाई कौन सा ब्रह्मलोक मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। आपको मानना है मानिए, ना मानना है ना मानिए। ये शैली है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ की परंपरा है, इसको एम्ब्रेस कीजिए। हर स्थान की, हर भाषा की एक अपनी शैली, एक अपनी परंपरा होती है, उसी प्रकार से वो समाज चलता है। ये हमारे यहाँ का है ना। इसको किसी विदेशी चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से इसको देखें और इसको अप्रिशिएट करें। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषामयनं नेत्रं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। अब देखिए मैं रुक कहाँ रहा हूँ, मैं आपको अभी यति विधान नहीं बताऊंगा,
परंतु आपको अपने कानों की ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि जहां मैं रुक रहा हूं वहां आपको भी रुकना है। धीरे धीरे अपने आप ये होगा, क्योंकि मैं जब आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ रुकना है तो आप 2 दिन रट लेंगे, पर सुन के जब अभ्यास होगा तो रोज होगा। जैसे आपको जो ये मानस की चौपाइयां क्यों याद है? क्योंकि कोई घर में सुंदरकांड पढ़ता है, कोई घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुनते सुनते एक लय अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है, एंड देन यू नो कि कहां पर रुकना है। तो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू मी केयरफुली। अब क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य। बोलिए, कोई एक व्यक्ति वॉलंटियर कर सकता है तो कर ले प्लीज, कोई भी एक व्यक्ति जो मेरे बोलने के बाद रिपीट करे, जल्दी से कोई भी एक हैंड रेज करे। मैं करता हूँ भैया। चलो अभिषेक, बहुत बढ़िया। हम पहले से चलते हैं। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंदसाम चयः। निरुक्तम छंदसाम चयः। छंदसाम नहीं बोलना है, छंदसाम चयः। ध्यान रखो जितनी छंदसाम चयः है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है उच्चारण में आपका जो उच्चारण काल है वो आता है, और सारा का सारा मीटर इसी पे डिपेंड करता है ना? तो इसलिए छंदसाम नहीं बोलना है, छंदसाम चयः पूरा बोलिए। तो जहां दीर्घ है वहां दीर्घ, जहां ह्रस्व है वहां ह्रस्व। शिक्षा कल्पो व्याकरणम, शिक्षा कल्पो व्याकरणम, निरुक्तम छंदसाम चयः। निरुक्तम छंदसाम चयः। ज्योतिषामयनं चैव, ज्योतिषामयनं चैव, ज्योतिषामयनं चैव। ज्योतिषामयनं चैव। वेदांगानि षडेव तु, वेदांगानि षडेव तु, वेदांगानि षडेव तु। वेदांगानि षडेव तु। तू लंबा मत बोलो, हालांकि पादांत में आपको छूट है इसको 2 गिनने की, पर बोलने की नहीं है उतनी। तो इसको इस प्रकार से बोले, छोटा तू है तो छोटा तू बोलने का प्रयास करें, ठीक है? वेदांगानि षडेव तु, वेदांगानि षडेव तु। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन बोल रही है? दिशा ने वॉलंटियर किया है, ठीक है। दिशा आ जाइए, अगला छंद आप बोलिए साथ में। जी सर। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। वेदस्य नहीं, प्राकृत नहीं पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। आपका जो स्य है वो स्पष्ट नहीं है। छंदः पादौ तु वेदस्य, वेदस्य। बोलिए वेद, वेद, वेद नहीं वेद। वेद। आप मेरी टोन को कॉपी करिए, ठीक है? बोलिए वेद, वेद, वेद नहीं मैं बोलता हूँ पहले वैसे बोल रहा हूँ जैसे आप बोल रही है, ठीक जी। वेद, ये आपने बोला, मैं कह रहा हूँ वेद। वेद 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 वेद, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? सुनने में नहीं सर। नहीं आ रहा है? अच्छा, वेद। अच्छा, मैंने बोला राम और राम, इनमें अंतर समझ में आया? राम राम, थोड़ा सा। हाँ, तो वैसे ही वेद और वेद, ये अंतर है। वेद वेद, वेद, तो आपको बोलना है वेदस्य। बोलिए वेदस्य। स्य बोलिए, सिर्फ स्य बोलिए। स्य से, से, स्य स्य स्य, स्य, हाँ स्पष्ट स्य। अब बोलिए स्य। वेदस्य। वेदस्य। हाँ, स्य को थोड़ा स्पष्ट बोलिए, जोर जोर से। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। एफर्टफुली जहां मैंने आपको टोका है उस पर ध्यान देके बोलिए। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। 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 ठीक है, आपका बेटर हो गया है, पर अब आपको प्रयास करना है, ठीक है? हम आगे बढ़ेंगे। जी जी। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य। हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते, हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते। ज्योतिषामयनं नेत्रम्, ज्योतिषामयनं नेत्रम्, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। श्रोत्रमुच्यते। अलग अलग क्यों बोल रही हैं? श्रोत्रमुच्यते। एक ही शब्द है, शिरोरेखा कटी नहीं कटी, एक ही शब्द है, एक साथ बोलिए। श्रोत्रमुच्यते, श्रोत्रमुच्यते। श्रोत्रमुच्यते नहीं, श्रोत्रमुच्यते। अच्छा सर, वो ऐसे ठीक है, श्रोत्रमुच्यते। ठीक है, बेटर है, पर आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? ये देखिए, अभी आप लोग ऐसे जब बोलेंगे तब मुझे समझ में आएगा मुझे कितना एफर्ट डालना है ना? चलें, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। दिशा, नेक्स्ट हंसी हैं, आ जाइए। जी सर। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य,
मुखम व्याकरणं स्मृतम् मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सांगमधीत्यैव तस्मात् सांगम अधीत्यैव गलत सांगम थोड़ी है म पूरा लिखा है ना पूरा बोलिए तस्मात् सांगम अधीत्यैव तस्मात् सांगम अधीत्यैव हाँ ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। बहुत बढ़िया अगला अगली संध्या मैम यस सर जी पढ़े पहला वाला पढ़े आप शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः ज्योतिषामयनं चैव वेदांगानि षडेव तु। बहुत बढ़िया दिव्य सेकंड पढ़ना है? नहीं बेटा आपको तीसरा पढ़ना है। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीतैव ब्रह्मलोके महीयते। तीसरा चरण वापस पढ़िए तस्मात् सांगमधीत्यैव नहीं आप एग्जैक्टली कॉपी करिए नहीं देखिए एक ही शब्द है ना जो लिखा है वैसा ही पढ़ना है भारतीय भाषा का नियम है म पूरा लिखा है म पूरा पढ़ना है तस्मात् सांगमधीत्यैव हाँ अब आपने म ठीक पढ़ लिया पर जो धी था उसको बड़े से छोटा कर दिया तस्मात् सांगमधीत्यैव सांगम पे रुकना नहीं है पूरा शब्द देखो शिरोरेखा नहीं छूट रही है ना कहीं पे दिव्य शिरोरेखा नहीं छूट रही बहुत बढ़िया एकदम ऐसे ही पढ़ना है। तो देखिए नियम क्या है कि शिरोरेखा जब तक नहीं छूट रही है तब तक उसको पढ़ो ठीक। और एक सीधा सा नियम है हमारी माता जी हमको सिखाती थी संस्कृत में उन्होंने क्या सिखाया वही नियम मैं आपसे बता रहा हूँ तस्मात् सांगमधीत्यैव संस्कृत का एक नियम होता है नियम नहीं होता है ये टेक्निक है पढ़ाने की जो हमने बचपन में सीखी है वही मैं आपसे साझा करता हूँ। क्या है आप शब्द पर ध्यान मत दें पहले बाद में पहले आप ध्यान दें एक एक अक्षर पर एक एक वर्ण पर और ऐसा समझें कि जो लिखा है उसका पूरा उच्चारण करना है बस। तो आप क्या करेंगे तस्मात् सांगमधीत्यैव अभी स्पीड में बोलने पे मत जाओ हम सीख रहे हैं ठीक है ना स्पीड में बोलोगे गलत कर दोगे वापस बोलो धीरे धीरे बोलो अभी तस्मात् सांगमधीत्यैव हाँ अब देखो जो हिंदी का अभ्यास है जो रोजमर्रा का अभ्यास है ये आपसे वो करवा रहा है आप नहीं कर रहे हैं तो इसी को हमें अनलर्न करना है। आप क्या कर रहे हैं सांग पे आके रुक जा रहे हैं रुकना नहीं है रुकने का आपको काम केवल तब करना है जब या तो छंद में यति हो वहां पे मैं स्वयं रुकूंगा तो मुझे कॉपी करेंगे तो अपने आप रुकेंगे ठीक। यति कैसे होती है बाद में बताऊंगा। दूसरा आप वहां रुक सकते हैं जहां पर शिरोरेखा आपकी खंडित हो रही है दूसरा शब्द आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट अन्यथा नहीं रुकना है धीरे धीरे वापस बोलिए तस्मात् सांगमधीत्यैव नहीं स्पष्ट नहीं है तस्मात् सांगमधीत्यैव अब आपने ग को आधा कर दिया इस समय तस्मात् सांगमधीत्यैव तुम तो गा सकते हो ना ऐसे पीट दो देखो वीडियो ऑन करो अपना भूतों को पढ़ाने में मन नहीं करता है ना फिर जो बोले अपना वीडियो ऑन कर ले कर सके तो हाँ देखो शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् अच्छा बाकी जनता जो है जो इस समय नहीं बोल रही है वो अपने आप को म्यूट करे बोलना जरूर मुंह से ठीक है। तस्मात् सांगमधीत्यैव चार बीट आनी चाहिए शाबाश निकल गया। हाँ अब बोलो 2-3 बार खुद से इसी को तस्मात् सांगमधीत्यैव हाँ ब्रह्मलोके महीयते उतना ही बोलो ना अभी 4 बार बोलो सांगमधीत्यैव हाँ तस्मात् सांगमधीत्यैव मधीत्यैव हाँ ये शब्द देखो कैसे बना है अब देखो सब लोग समझो तस्मात् सांगम अधीत्यैव वहां संधि हो रही है तस्मात् और सांग में आगे संधि हो रही है सांगम अधीति में फिर संधि हो रही है अधीति और एव में है ना तो 4 संधियां हो रही हैं
लेकिन हमको क्या करना है, अब संस्कृत में तो भैया 2-2 मील के वाक्य भी आपको मिल सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि मैंने जहां टोका उसको आप ठीक करें तो दूसरी जगह भूल जाएं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तस्मात् सांगमधीत्यैव। अब आप देखिए तो आपकी लिरिकलनेस आ रही है, वो इस म को पूरा बोलने से आ रही है। और यही को ये नहीं बोलना है, यही को यह नहीं बोलना है, यही है, आगे उच्चारण में सीखेंगे। यही जो है वो यही ही है। तस्मात् सांगमधीत्यैव। तुम म्यूजिक समझते हो दिव्य? देखो, तस्मात् सांगमधीत्यैव, तस्मात् सांगमधीत्यैव, शाबाश। तस्मात् सांगमधीत्यैव, ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके महीयते। स्वरों का उच्चारण आपने शुद्ध किया, पर व्यंजन का ऑर्डर में आपने विपर्य कर दिया। गड़बड़ क्या हुई? जो सामान्य होती है ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म बोलेंगे तो भ्रम कर देंगे, ठीक है ना? भ्रम नहीं करना है तो ब्रह्म नहीं बोलना है। ह पहले है ना, म बाद में है। म पहले होता तो बोलते ब्रह्म, ठीक है? ब्रह्म। ब्रह्म, हाँ बोलो वापस से, पूरा बोलो ये वाला तीसरा। तस्मात् सांगमधीत्यैव, ब्रह्मलोके महीयते। ठीक है, ह और म की प्रैक्टिस कर लेना बाद में। यस, ओके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सिद्धिदात्री आ जाइए। सिद्धिदात्री जो है वो बहुत ही छोटी सी बालिका हैं, तो उनके साथ हम लोग थोड़ा प्यार से बात करेंगे। आओ बेटा। यस सर। आपको दूसरा वाला पढ़ना है। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषामयनं नेत्रं निरन्तं क्षेत्रमच्युते। बहुत अच्छा है। अब आप गलतियां समझेंगी बेटा, कहाँ पे आपने गलती की है, ठीक है? पहले आपने छंद पादौ तु वेदस्य बहुत अच्छा पढ़ा, फिर जो हस्तौ कल्पोत कथ्यते है, आपने हस्तौ का और कल्पोत को बहुत जल्दी पढ़ लिया, ठीक है? तो बहुत जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, जिससे उच्चारण शुद्ध हो। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप रिपीट करेंगे, ठीक है? छंद पादौ तु वेदस्य, छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ कथ्यते। हस्तो कल्पोऽथ कथ्यते। हस्तो नहीं है, हस्तौ है, स्पष्ट बोलो, हस्तौ। हस्तौ। हाँ, अब ऐसे ही गा के बोलना है, हस्तौ कल्पोथ कथ्यते। हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते। ज्योतिषामयनं नेत्रम। ज्योतिषामयनां नेत्रम। मैंने नाम बोला, मैंने नम बोला ना, जो लिखा है वही बोलना है ना, वही बोलना है। तो वापस बोलो, ज्योतिषामयनं नेत्रम। ज्योतिषामयनं नेत्रम। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। श्रोत्रमुच्यते नहीं है, श्रोत्रमुच्यते नहीं है, श्रोत्रमुच्यते है, श्रोत्रमुच्यते। 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 बोलो वापस। श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। ज्योतिषामयनं नेत्रम। ज्योतिषामयनं नेत्रम। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। अब पूरा पढ़ो अपने आप वापस। छन्दपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषां नयनं नेत्रं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। बहुत अच्छा, पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखो, जहां पढ़ते हुए मैं रुक रहा हूं वहीं वहीं आपको भी रुकना है। तो मैं कहाँ रुका था बेटा? ज्योतिषामयनं नेत्रम, देन आई टुक अ पॉज, राइट? उसके बाद निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, तो जहां पॉज दे रहा है वहां पॉज देना है, इसका अपवाद आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आपको एफर्टफुली ध्यान रखना है कि मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप बोलें, और मैं जहां रुक रहा हूं वहां पर भी आप रुकें, ठीक है ना? बिना रुके नहीं चलेगा, स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट, रुकना इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग द पॉइंट? ठीक, वापस पढ़िए एक बार। छन्दपादौ तु रुक जाइए, रुक वेदस्य। जाइए, छंद पादौ नहीं है, विसर्ग है, छंद पादौ तु वेदस्य, ऐसे पढ़ना है ना? पढ़िए। छन्दपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषां नयनं नेत्रं निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी की पढ़ने की इच्छा है, अभिलाषा है?
चल कोई नहीं है। अच्छा आयुषी जी हैं, आए। जी सर। कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप? अच्छा आप ये मत पढ़िए, ये तो बहुत देर पढ़ लिया हमने, आपके लिए हम दूसरा निकालते हैं पुराना। एक तो यार ये बार पूरा करना पड़ता है। हाँ ये पढ़िए पहला। वर्णानामर्थसंज्ञानां छन्दसामपि मङ्गलानाञ्च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए आप सबने समझा कि ये स्वाभाविक रूप से वहां पर रुकी जहां रुकना चाहिए था। ये हम अनुष्टुप छंदों पढ़ रहे हैं इस समय। जो 3 पहले पढ़े वो भी अनुष्टुप थे, ये भी दोनों अनुष्टुप है ना? तो इसमें यहाँ पर रुका जाता है जहां पर रुक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, नैशवी दूसरा पढ़े। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। सौरभ जी पहला वाला पढ़ूं या दूसरा? आप चयन कर लें जो अच्छा। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। बहुत ही अच्छा। पौलमी जी सर कौन सा पढ़े? अपनी रुचि से पढ़िए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। दूसरा चरण वापस। जगतः पितरौ वन्दे। तीसरा है, दूसरा चरण वागर्थ प्रतिपत्तये। पहला दूसरा एक साथ। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। अब देखिए आप पढ़ रही हैं ये आप जो है सुनने में हमें आप अपना म्यूट करिए। हाँ तो आप जैसे पढ़ रही हैं उसमें क्या हो रहा है, आपको जो अवलंब मिल रहा है ना, जिससे जो आपको सुनेगा उसको लगेगा आप बड़ा अच्छा पढ़ रही हैं, ठीक है। परंतु आपको संगीत का आश्रय मिल रहा है, इसलिए सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा कि उसने कि कहाँ गड़बड़ हुई। एक गड़बड़ हुई है छोटी सी। आप पढ़ रही हैं वागर्थ प्रतिपत्तये, ऐसे मत पढ़िए। वागर्थ प्रतिपत्तये ऐसे नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये। जो तो थ के बाद और प से पहले जो आप पॉज ले रही हैं जरा सा, वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये। दोबारा पढ़िए पूरा। सिर्फ वो वाला जगह मैं क्लियर करूं? पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए, पूरा। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए इसी तरह से हम लोगों को सीखते सीखते पाठ भी करते रहना है। तो अभी जिन लोगों ने नहीं किया है वॉलंटियर, कल आप सबकी चालू हो जाएगी चीजें, है ना, तब अच्छे से करिएगा। चलें अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब ये देर लगाएगा। चलो तो हमने आपको षट वेदांग बता दिए। अब ये देखिए कि ये वेदांग कौन कौन से हैं। अरे रुकिए एक सेकंड, एक जने से और मुझे बुलवाना है। कार्तिक, कार्तिकेय आ जाइए भाई। कार्तिकेय, हाँ वीडियो ऑन कर लीजिए और पढ़िए। पहला वाला पढ़िए आप, सरल रहेगा वो। जी सर। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेव तु। ठीक है, बहुत अच्छा है। 2 प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम देखिए, जो लिखा है वैसा ही पढ़ना है। क्या आपने देखा व्याकरणम लिखा है जो, वो व्याकरणम तो नहीं लिखा है ना? ण के ऊपर तो रेप नहीं लगाया है मैंने, ण के ऊपर र नहीं लिखा है ना? नहीं। र पूरा लिखा है ना नीचे?
तो उसका उच्चारण भी पूरा होगा। तो शिक्षा कल्पो व्याकरणम बोलना है, व्याकरणम नहीं बोलना है। हो सकता है आप अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हो, पर वो यहाँ पर वैसा नहीं आ रहा है। तो आपको र एकदम स्पष्ट बोलना है, व्याकरणम बोलो, करणम, व्याकरणम, व्याकरणम। और ऐसे ही नीचे एक जगह पे आपने कहा चैव, तो अब ये क्या है, ये आपका दोष नहीं है, ये दोष है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का। तो हमें क्या है, हमें बताया जाता है वो ए है, ठीक है। वो हिंदी के अंदर क्या है ना, ए हो सकता है, मान लेते हैं, पंजाबी में ए हो सकता है, ठीक। हिंदी में ए ऐ दोनों होते हैं, दोनों के लिए एक ही है, ठीक। वो तत्सम तद्भव का भेद, देशज का भेद, इसके चक्कर में जब हम पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे। अभी आप उदाहरण आ गया है, तो जिस जिसका उदाहरण आता जाए उसको आप अपने आप अभी सब लोग रजिस्टर करते जाइए, क्योंकि उसका अभी हम बात कर लेंगे, है ना। आगे जब पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे। तो देखिए, जहां पर भी ऐ और औ की मात्रा आती है उसे सब, ये क्या होते हैं, ये डिफ्थोंग्स होते हैं, ठीक है। ये संध्यक्षर होते हैं, ये दो स्वरों के मेल से बनने वाले होते हैं ना। तो इनकी ध्वनि कैसी होगी, ऐ की ऐ होगी, ए नहीं होगी। संस्कृत में ए नहीं होता है, संस्कृत में ओ नहीं होता है, ठीक। इस बात का हमें ध्यान रखना है, संस्कृत में कभी भी ए और ओ नहीं बोलना है, ठीक है ना। ये हमारा प्राकृतिकरण में आएगा, प्राकृत में भी नहीं होता है, उसमें ए और ओ हो जाता है वैसे, ठीक है। और लेकिन फिर भी लोक में जो आपको ध्वनियां सुनाई देती हैं उसमें आपको ए और ओ मिलेगा, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर विदेशी प्रभाव है, परंतु और देशज प्रभाव भी है, दोनों ही है, परंतु संस्कृत इनसे सर्वथा मुक्त है। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐ और औ ही बोलना है। जैसे देखो नीचे वाले में छंद पादौ तु वेदस्य है, पादौ तु वेदस्य नहीं बोला, हस्तौ कल्पोत कथ्यते है, हस्तौ कल्पोत कथ्यते नहीं बोला, है ना। तो जैसे वो अ नहीं है, वैसे ही ये ए नहीं है, ये ऐ है। देखना नीचे सबसे, तस्मात् सांगम अधीत्यैव, अभी दिव्य बोल रहे थे, तो वो अधीत्यैव बोल रहे थे ना, वैसे ही ये क्या है, ये जैव है, ये ए नहीं है। क्लियर हो जाएगा आप सब लोगों को इसी के साथ में। अब दोबारा आप पूरा पढ़िए व्याकरणम और जैव को ठीक करते हुए। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसा चयः। छंदसाम है बेटा, विसर्ग लगाए ऊपर देखो। एक मैं दोबारा पढ़ता हूँ इसको ना। शिक्षा कल्पो विसर्ग नहीं, ये अनुस्वार लगाए, अनुस्वार लगाए। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडैव तु। अब चैव नहीं है, चैव पूरा है, वह पे हल है क्या, जहां हल का चिन्ह नहीं लगा है वहां पर आपको जो आकार उसके अंदर इनहेरेंट है उसका उच्चारण शुद्ध करना है, ठीक है। तो ज्योतिषामयनम चैव, चैव ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडैव तु, वेदांगानि षडैव तु। षडैव नहीं है, षडैव है ना, ए है वो, षडैव तु, षडैव तु। अब एक चीज और है, चयः जो है उसका उच्चारण चयः नहीं करना है, पूरा ह की तरह उच्चारण नहीं होगा। देखो ये क्या होता है, विसर्ग होता है। विसर्ग क्या होता है, विसर्जनीय होता है। विसर्जनीय का क्या अर्थ है, विसर्जनीय का अर्थ है जो विसर्जन करने योग्य है, अनियर प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो जो विसर्जन करने योग्य है, कौन होता है विसर्जन करने योग्य, प्राण होता है। प्राण का मतलब यहाँ पर क्या है, जो आपके अंदर हवा भरी है, जो आपने अंदर ली और अब आप बोल रहे हैं, उसके हवा ही तो बाहर निकाल के बोलते हैं ना। वायु जो है वही अंदर जाता है और उच्चारण के साथ बाहर आता है, निर्गत होता है। तो क्या हुआ, चयः चयः चयः, फिर तो मैं ह ही लिख देता, ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, चयः चयः। एकदम तेजी से प्राण को विसर्जित कर दो, हवा को विसर्जित कर दो तेजी से। तो कैसे बोलोगे, चयः। हाँ शाबाश, क्या हुआ, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः, ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडैव तु, ठीक है। एक बार पूरा बोल के दिखाओ फिर आगे चलें। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम चयः चयः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडैव तु। अभी भी चैव हुआ है, तुमने एफर्टफुली उसको ठीक करने का प्रयास किया पर वो तब तक गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो चैव, इसीलिए थोड़ा सा गेयता लेके आओगे तो अपने आप हो जाएगा, इसका अभ्यास करना फिर होगा, ठीक है। चलें, अब देखिए हमारे पास शिक्षा ग्रंथ जो है उनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, ये आपको नोट वोट करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ,
जितना भी मटेरियल यहाँ आपको दिखाया जाएगा वो सब आपको दिया जाएगा, है ना। इसलिए सुनने पे फोकस बहुत करें। अब इसमें कौन सी में क्या लिखा है, कुछ कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जो किसी किसी संप्रदाय विशेष के लिए हैं, है ना। कोई कोई ऐसी है जो वेद विशेष के लिए है, उसमें भी किसी वेद के अंतर्गत किसी संप्रदाय विशेष के लिए इस तरह से चीजें आ जाती है ना। तो वैसे भी हैं ये, तो वो उनके प्रातिशाख्यों के पैरेलल चलती हैं। वो सब हमारे काम की बात अभी यहाँ नहीं है। हम यहाँ पर केवल पाणिनीय शिक्षा पर ध्यान देंगे, याज्ञवल्क्य पे भी दे देंगे मन करेगा तो। वैसे मुख्यतः अभी पाणिनीय शिक्षा पर ही हम ध्यान देते हुए चलेंगे। हालांकि मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा कि हम आजकल जो बोलते हैं उसमें कहाँ कहाँ हम पाणिनीय शिक्षा का पालन नहीं कर रहे होते हैं। स्वाभाविक रूप से सामान्यतः सब चीजों में करते हैं, परंतु नहीं करते हैं। यही क्या है, यही सारा शास्त्र फोनेटिक्स का शास्त्र है, जो ये आपको लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट वाले लोग किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, है ना। ये आपको संस्कृत विभाग वाले लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया जाना चाहिए, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में। तो वहां पे हम लोग इस चीज को मिस करके आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज अब मिलेगी। जब ये आप पढ़ेंगे उसके बाद में हम प्राकृत के साउंड चेंज को समझेंगे, उसके बाद में हमको समझ में आएगा कि हमारी भाषाओं में जो साउंड चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, उसका मार्ग क्या रहा है, ठीक है ना। चलें, तो अब ये आपके काम का इतना नहीं है, ये केवल ये है कि इसको पाणिनीय शिक्षा को देखो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ये आप समझ गए कि हम इस पे बात करेंगे। अब देखिए एक उपदेश संज्ञा आती है, तो हमारे पास 3 मिनट हैं। इसके उपदेश संज्ञा के बाद में मैं आज नहीं जाऊंगा, यहीं तक रहेंगे। उपदेश संज्ञा जो है वो क्या होती है, इसको हम पूरा करेंगे। तो हो सकता है कि हम 5 मिनट हमने बाद में शुरू किया था, तो मैं 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। तो उपदेश क्या है, संज्ञा पहले समझिए क्या है। संज्ञा हम कहते हैं किसी भी टर्मिनोलॉजी को। कोई भी शास्त्र आपको पढ़ना है तो पहले आप क्या जानते हैं, आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी परिभाषा ये है, ये आप जान जाते हैं, है ना। नाम जान जाते हैं। जैसे मुझे पता लग गया कि अभिषेक जो है वो व्यक्ति है जो अभी ऐसे टी शर्ट एक लाइट कलर की कोई वो मेरे सामने बैठा था। अब मैं उस व्यक्ति को अभिषेक नाम से बोलूंगा। आस्था जो है या सिद्धिदात्री जो है वो बालिका के वेश की जो बच्ची है, छोटी आयु की जो दिख रही है वो है। तो मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, मस्तिष्क में क्या, बुद्धि मेरी क्या ग्रहण कर रही है, एक इमेजरी ग्रहण कर रही है। इमेजरी का अर्थ यहाँ पे क्या है, एक एसोसिएशन दे रही है, एक आकृति विशेष को या एक कॉन्सेप्ट विशेष को एक इमेजरी प्रदान कर रही है, एक नाम दे रही है, उसका नॉमेनक्लेचर कर रही है, मतलब टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। तो जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा, ठीक है। तो अब संज्ञा शब्द में जहां भी प्रयोग करूं उसका अर्थ आपको ये समझना है, मैं किसी टर्मिनोलॉजी वाले शब्द को संज्ञा कह रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? कोई एक जना हाँ ना बोल दिया करो यार, इसीलिए दिक्कत होती है ऑनलाइन पढ़ाने जी। अब देखिए उपदेश शास्त्र में क्या है। उपदेश है मुनित्रय द्वारा कथित, पठित अथवा उपदिष्ट जो कुछ भी है। मुनित्रय का अर्थ क्या हुआ, 3 मुनि। अभी पढ़ेंगे कौन है 3 मुनि। 3 मुनि जो हैं उनके द्वारा जो कुछ भी कह दिया गया या जो कुछ भी उनके द्वारा पढ़ दिया गया या जो कुछ भी उनके द्वारा उपदिष्ट है, जो भी उपदेश उन्होंने दे दिया, उस सब को हम उपदेश कहते हैं। तो इनके लिए क्या 3 शब्द सामान्यतः परंपरा में प्रयोग होते हैं, इनके द्वारा कथित है, इनके द्वारा पठित है, इनके द्वारा उपदिष्ट है ना। तो वो तीनों शब्द मैंने यहाँ डाल दिए। आप अगर स्वयं से भी कहीं कुछ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो मुनित्रय जो हैं उनके द्वारा जो भी बात कही गई है, उन्होंने अपने शास्त्र में जो भी लिख दिया है, आपको पसंद आए ना आए, आप उसका उच्चारण कर पाए ना कर पाए, जो भी उनका लिखा हुआ आपको मिल रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है उपदेश। क्या नाम है, उपदेश। ठीक है। तो अब उपदेश जो है वो क्या, उस संज्ञा में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। उपदेश संज्ञा में, अच्छा पहले आएंगे त्रिमुनि कौन है वो देख लो जी। त्रिमुनि है पाणिनि। पाणिनि है सूत्रकार। इनको सूत्रकार क्यों कहते हैं बताएंगे। दूसरे हैं वररुचि, जिन्होंने व्याकरण के पाणिनीय संप्रदाय में ही जिन्होंने आगे काम किया, ठीक है, वो है वररुचि। उन्हीं का नाम है कात्यायन। 2 नाम है उनके, एक ही आदमी के 2 नाम है, वररुचि कात्यायन। उनको कहते हैं वार्तिककार। पाणिनि को सूत्रकार क्योंकि उन्होंने सूत्र शैली में अष्टाध्यायी लिखी, सूत्र पाठ लिखा। इन्होंने जो कुछ पाणिनि से छूटा हो या छूटा नहीं हो, उनके बाद में जो चीजें आ गई हो, क्योंकि इनके बीच में अच्छा खासा गैप है, तो पाणिनि ने अपने समय का लिख दिया। उसके बाद में वररुचि को जो लगा कि कुछ चीजें रह जाती हैं उसको लिखना चाहिए, तो उन्हीं सूत्रों में से कुछ में उन्होंने वार्तिक ऐड किए। उन्होंने जो भी ऐड किया उसको कहा गया है ये वार्तिक है, तो वे क्या कहलाए, वार्तिककार। ठीक है, वार्तिककार।
अब वार्तिककार हो गए वररुचि। तीसरे मुनि कौन है? पतंजलि। पतंजलि कौन है? वही योग सूत्र वाले। तो पतंजलि महामुनि हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। उन्हीं में से एक चीज उन्होंने लिखी है महाभाष्य। वार्तिकों पर उन्होंने फिर महाभाष्य लिखा है। तो सूत्रों में जो चीज थी उस पे एड ऑन किया वार्तिककार ने, वार्तिक लिख के। वार्तिकों के ऊपर एड ऑन किया भाष्यकार ने महाभाष्य लिख के। महाभाष्य जो है वो संस्कृत का बड़ा महनीय ग्रंथ है, जो आप में से संस्कृत प्राकृत वाले वो जानते ही हैं। जिनका प्रवेश नहीं है वे जान जाएंगे अब कि महाभाष्य जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे वॉल्यूम्स में, शायद 10 वॉल्यूम्स में है, 8 या 10 ऐसे है ना। तो महाभाष्य बहुत ही बृहत कार्य है, जो केवल कुछ वार्तिक हैं जो उनके ऊपर है। तो ये जो 3 मुनि हैं ये पाणिनीय परंपरा के मुनि हैं। पाणिनि स्वयं, उनके कुछ समय बाद में वररुचि और उनके कुछ समय बाद में पतंजलि। इन तीनों को मुनित्रय कहते हैं और इनको प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं? वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अब आप सबको क्या करना है? मैं जब बोलूं तो मनी मन मतलब जोर से म्यूट करे करे पढ़ो उसको। मैं एक बार और बोल रहा हूं, सब लोग वहां पे जोर से बोलो, अपना अपना म्यूट किए। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अब इससे आपका क्या अभ्यास हुआ? आपने ये नोट किया होगा कि बिना मेरे सुने भी आपको अवधि का ज्ञान होगा। मेरा हर बार टोकना जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको गैप जितना दिया, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने वाक्यकारं वररुचिं बोलने के बाद आपको जितनी देर का अवकाश दिया और फिर अपना भाष्यकारं पतंजलिं शुरू किया, तो वो जो अवकाश था उतने में ही आपको रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में बीट चालू है। मैंने जितनी बीट में बोला उतनी बीट में आपको बोलना है। यदि आप उससे अधिक बीट ले रहे हैं तो आपके उच्चारण में दुष्टता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर मेरे भाष्यकारं पतंजलिं बोलने से पहले आपका वाक्यकारं वररुचिं समाप्त नहीं हो रहा है तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, और आपको मेरे स्टॉप होते ही तुरंत शुरू कर देना है। अपने आप अपने जज बनिए और सुनिए अपने आप को। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो अब आपने नोट कर लिया, आपको पता है कि आप कितनी देर में इसको बोल रहे हैं। मुझे मत बताइए, अपने आप नोट करके रखिए। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारी लाइव चलेंगी, रोज चलेंगी। कहीं पे मैं आपसे बुलवाऊंगा, कहीं पे मैं आपको आपका जज स्वयं बनाऊंगा। चलें, अब देखिए क्या है उपदिष्ट। सूत्र पाठ है, एक है धातु पाठ। सूत्र पाठ में क्या है? सूत्र पाठ में जिसको आप अष्टाध्यायी कहते हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। मतलब टोटल 8 chapters are there in that grantha and each chapter has 4 padas, पाद। ठीक है, तो उसके सब चैप्टर्स जो हैं वो 4 हैं, चारों 8 के। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस सूत्र पाठ में लगभग 4000 सूत्रों में पाणिनि ने अभूतपूर्व मेधा का परिचय देते हुए मनुष्य के लिए लगभग असंभव रीति से संस्कृत के सारे व्याकरण को बहुत ही सम्यक रूप से ग्रंथबद्ध किया हुआ है। और इतना अच्छा मेधा का परिचय दिया है कि इसके बाद में पाणिनि से पहले के बहुत व्याकरण हुए, पाणिनि के बाद में भी व्याकरण के ग्रंथ हुए हैं लोगों ने, लेकिन पाणिनि की शैली के बाहर कोई नहीं जा पाया। सबको उसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा। आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। ये इतनी टाइट इन्होंने कर दी है कि आप उससे बाहर नहीं जा पाते। अगर आप आज अपना व्याकरण संस्कृत का लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, परंतु अब आप उस शैली से मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने ऐसा अपनी मेधा का परिचय दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या है, चूंकि अष्टाध्यायी जो है उसमें 8 अध्याय हैं उस ग्रंथ में, इसलिए उसका नाम अष्टाध्यायी है। उसी नाम से वो प्रचलित है। वही ग्रंथ सेम, उसके 2 नाम है। दूसरा नाम उसका सूत्रपाठ भी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वो सूत्रों में है, वो सूत्र शैली में है। इसलिए जो पाणिनि ने 5 कार्य किए हैं, उन 5 में से जो ग्रामर का कार्य है वो सूत्रों में निबद्ध है, सूत्र शैली में है, और वो अष्ट अध्यायी में है। उसी को सूत्रों में निबद्ध होने के कारण सूत्र पाठ नाम से भी कहा जाता है। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो ये हो गया सूत्र पाठ। दूसरा उन्होंने लिखा है धातु पाठ। धातु पाठ क्या है? जितने भी धातु हैं, जितने भी क्रिया हैं, जो भी वर्बल फॉर्म्स होती हैं, जो भी रूट वर्बल फॉर्म्स हैं, सॉरी, जो भी वर्बल रूट्स हैं, धातु हैं जो भी संस्कृत के, जिनसे क्रियापद बनते हैं, आगे क्रिया रूप चलते हैं ना, वो पठती पठता पठंती वाले बचपन में पढ़े हैं जो आपने,
वो सब धातुओं का संग्रह उन्होंने किया है, वो धातु पाठ है। उस धातु पाठ में लगभग 2000 धातु हैं संस्कृत के पास, लगभग। अब इन धातुओं का उन्होंने विभाजन किया है धातु पाठ में 10 गणों के अंतर्गत। जैसे सूत्र पाठ जो है वो 8 अध्यायों में विभक्त है, वैसे ही धातु पाठ क्या है, वो गणों में विभक्त है, कि वो एक टाइप के धातुओं को जिनके रूप एक तरह के चलते हैं उनको एक साथ रखते हैं, तो ऐसे 10 गण हो जाते हैं। उसका नाम है धातु पाठ। ये कौन से होते हैं? भ्वादिगण, जोहोत्यादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, चुरादिगण, ये सब गुण होते हैं। ये अगर आप व्याकरण पढ़ते तो आपको पढ़ाते, तो जिन्होंने भी आप में से व्याकरण वाला कोर्स किया है उनको ये बात अच्छे से बताई गई है, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, काम आएगा कभी। गणपाठ, गणपाठ में क्या है, कहीं कहीं पाणिनि सूत्र पाठ में क्या करते हैं कि कुछ शब्द समूहों के ऊपर होने वाला कोई काम बताते हैं व्याकरण का, कि भाई जो ये वाले शब्द हैं इन पर ऐसा काम कर दो। तो उन्होंने क्या किया है, वो एक टाइप के शब्द समूह को एक टाइप का गण कह दिया है, उसको गणपाठ कहते हैं। तो ऐसे कई गण हैं, जैसे उपसर्ग जो है उनको प्रादि कह देते हैं, कि प्रादि गण में जितना कुछ पढ़ा है तो 24 उपसर्ग संस्कृत में होते हैं, तो जितने उपसर्ग हैं वो सब किससे चालू होते हैं, उनमें पहला उपसर्ग है प्र, तो उन्होंने कह दिया प्रादिगण, पहले के नाम से कह दिया जाता है, ये परंपरा है ना, परिपाटी है। तो उसी स्टाइल में जो पहला होगा, जैसे आपके घर में आपके पिता आयु में सबसे बड़े हैं या आपके दादा हैं तो वो सबसे बड़े हैं, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ा है उसको बोल दो तो पूरे परिवार का ग्रहण कर लिया जाता है। इसको बोल दिया मतलब सबको बोल दिया, इसको आमंत्रित कर लिया तो सबको आमंत्रित कर लिया, है ना, ये अर्थ होता है। उसी में सब आ जाते हैं, जो सबसे वरिष्ठ होता है। इसका अर्थ है क्या है, जो आदि का है उसी में सबको मान करके वैसे बोल दिया। तो जैसे निपात होते हैं मतलब अव्यय होते हैं, तो वो चादी हैं, वो चादी गण है, उसमें पहला है च, जो संस्कृत का च आता है ना, जिसका अर्थ हम और बोलते हैं, वो च। ऐसे प्रादि मैंने आपको बता दिया, जितने उपसर्ग हैं संस्कृत में उन सबकी सूची जो है वो प्रादिगण में, प्र पहला उपसर्ग है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी उन्होंने कैटेगराइज करके अलग अलग शब्द समूह रखे उनको उन्होंने गण कहा है, वो गण पाठ है, तीसरा काम उनका। अगला काम है एक उणादि। उणादि एक चीज ऐसी है जो बड़ी मजेदार है। उणादि सूत्र ऐसे हैं जो आपको व्युत्पत्ति वगैरह करने में काम आते हैं, और भी कई व्याकरणिक कार्यों में आते हैं, उतना विवेचन में हम अभी नहीं जाएंगे। तो एक उणादि पाठ है उनका। एक है लिंगानुशासन, तो जो बवाल होता रहता है ना कि भाई ये लिंग कैसे निर्धारित होता है, तो संस्कृत में लिंग कैसे निर्धारित होता है उसके लिए तो लिंगानुशासन है, ठीक। अब हिंदी में लिंग कैसे निर्धारित होता है, भैया ये बड़ी टेढ़ी खीर है, या भारतीय भाषाओं में सामान्यतः लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। तो इसको समझने का एक उपाय क्या है कि आप संस्कृत जाने तो सामान्यतः जो संस्कृत में लिंग होता है वही हिंदी में होता है, कुछ चीजों को छोड़ करके, और एक नपुंसक लिंग को छोड़ करके। तो नपुंसक लिंग का भी लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसकी भी अलग अलग भाषिक प्रवृत्तियां हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। ये वैसे छंद का विषय नहीं है, ना व्याकरण का विषय है, लेकिन ये मजेदार विषय है, कभी आप लोगों से चर्चा हो गई या समय एक्स्ट्रा मिल गया अंत में तब देखेंगे। वार्तिक है अगली चीज, मुनित्रय द्वारा कथित। अब यहाँ तक तो पाणिनि ने कहा था, अब जो है ये वार्तिक कौन कह रहे हैं, ये वररुचि, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन कह रहे हैं, वररुचि। फिर क्या है वार्तिक के बाद अगला महाभाष्य। महाभाष्य कौन कह रहे हैं, ये पतंजलि कह रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो 5 हैं ऊपर के, इनका नाम क्या है, इनको कहते हैं पंचपाठी या पंचोपदेश। उपदेश संज्ञा तो इन सभी की है, लेकिन पंचोपदेश किसको कहते हैं, जो 5 पाणिनि ने कहे हैं, क्योंकि पाणिनि आदि है ना इन सबके परंपरा में। तो इनके 5 चीजों को एक साथ सम्मिलित रूप से पंचोपदेश कहते हैं, कहीं कहीं पंचपाठी भी कहते हैं। ये 5 उपदेश हैं, ठीक है। अब क्या है, एक होता है फिट सूत्र, ये आपका होमवर्क है, गूगल करिएगा, कल मुझे बताइएगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। तो फिट सूत्र, ठीक है जी। अब आ जाएगी वर्ण मात्रिका आपकी। वर्ण मात्रिका हम आपको कल बताएंगे। आज जो है हम अपनी सभा का विसर्जन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जो है आप लोग ये समझ लें कि आज का आपका होमवर्क क्या है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म का प्रयोग करके आपको आज के अपने 2 छंद डाल देना है, एक आपके आगमन का, एक आपके प्रस्थान का, ठीक है। तो 2 छंद आपको लिखने हैं, डालने हैं, लिख के कॉपी पेस्ट करिए, चाहे जो करिए। रोमन में जो लिखेगा उसका नंबर कट जाएगा, रोमन में नहीं लिखना है, देवनागरी में लिखना है स्पष्ट रूप से। तो कोई ट्रांसलिटरेशन स्कीम IAST की, जो लोग थोड़ा आगे हों, जिनको पहले से ये चीजें पता हो, IAST IP उठा के लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, शुद्ध देवनागरी में आवश्यकता है, उसी में लिखिए। 2 छंद आपको डालने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है कि आपको ये पता लगाना है कि फिट सूत्र क्या होते हैं, और उसको अपनी भाषा में एक वाक्य में लिख करके बता देना है, ठीक है।
अंग्रेजी में लिखने की छूट केवल एक व्यक्ति को है, जिसका नाम है टिसिना, क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं है, उनकी मूल भाषा भी हिंदी नहीं है, वे प्रयास पूर्वक भारतीय भाषाएं सीखती हैं। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हिंदी ना आती हो, जिसको देवनागरी लिखनी पढ़नी ना आती हो, तो आप में से किसी को ये छूट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें, उस फॉर्म में आप ये कार्य कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक फॉर्म और आएगा जो आपके परिचय के लिए मेरे लिए आवश्यक है, उसमें 75 प्रश्न हैं। तो आप अपना समय ले लीजिएगा, लेकिन कल की कक्षा से पहले वे 75 प्रश्न जो आप पुराने 2-3 लोग हैं उनको पता होगा, आपसे पहले भी भरवाया था, तो भी प्रमाद मत करिएगा, हो सकता है कि कोई चीज बदल गई हो 1 साल में आपकी, तो आप भी उसको पूरा भर दीजिएगा। इसको आप नहीं भरेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा। तो आपको ये 2 फॉर्म्स भरने हैं, जिनमें से एक डेली भरने वाला है, एक केवल आपको आज भरना है। हाँ जी, बताएं कौन हाथ उठा रहे हैं? सर छंद 2 लिखना है, मतलब हमें 2 श्लोक लिखने हैं, क्या है? हाँ, कोई भी जो आपको पसंद हो। आप दोहा चौपाई हिंदी का भी लिख सकते हैं, आप संस्कृत का भी लिख सकते हैं, आप प्राकृत का भी लिख सकते हैं। अरबी फारसी मत डाल दीजिएगा, यही डालिएगा, ठीक है? अच्छा, श्लोक ही लिखना है, छंद मतलब श्लोक। छंद मतलब श्लोक नहीं है, एक छंद विशेष होता है, जो अनुष्टुप अभी आपने पढ़ा ना, अनुष्टुप का ही एक नाम श्लोक है। लेकिन अनुष्टुप जो है वो इतना अधिक प्रयुक्त है हमारे वाङ्मय में, हमारे साहित्य में, कि रूढ़ हो गया है। लोग समझते हैं श्लोक मतलब कोई भी छंद, छंद मतलब छंद, और श्लोक मतलब अनुष्टुप छंद। तो नेसेसरीली आपको ये नहीं लिखना है। आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम अच्छा लगता है, वो लिख दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो छंद मैंने यहाँ पे उल्लेख जिसका कर दिया वो आप लोग नहीं लिखेंगे। अब जैसे मैंने कर्पूर गौरम कर दिया, तो अब 4 लोग आप वही लिख दो, तो 4 लोगों का कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि मैच हो रहा है। तो अब कर्पूर गौरम नहीं लिखना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको सहायता रहेगी। सभी लोग सामान्यतः स्तोत्र पाठ करते हैं, आपके घर में कोई करता हो या आप करते हो, आपको जो अच्छा लगे, आपको नहीं भी अच्छा लगे तो कोई किताब होगी घर में, उसको उठा करके डाल दीजिए, ठीक है? कोई भी 2, पहले के लिए आपको एक कॉलम मिलेगा छंद 1, दूसरे के लिए कॉलम मिलेगा छंद 2, दोनों को भर दीजिएगा। बस, दिशा बोलिए। सर हमने जैसे आज अनुष्टुप छंद देखा, तो इसकी क्या मतलब विशेषताएं में कैसी है? तो आपने बता दिया कि ये अनुष्टुप छंद था, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये हम आगे इस बारे में बात करेंगे ना? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे, आपको शुरुआत से तो मैं यही कह रहा हूँ। हाँ मतलब सर, वो तो जैसे आपने बोल दिया था ना, तो पता चल गया। और वो नाम भी बहुत सुना सुना सा, लेकिन वो एक तो मतलब हमें पता तो नहीं होगा। जैसे मैं कोई भी 2 डालूंगी तो क्या डाल रही हूँ वो तो नहीं पता चलेगा ना सर। तो हाँ, तो आपसे मैंने कब कहा कि आपको ये लिखना है कि मैं ये वाला डाल रही हूँ? आपको तो बस इतना कहा ना, आपको कोई भी 2 डालने हैं। अब मैंने शिखरिणी का भी उल्लेख किया, वो भी तो नहीं डालना है ना? चलिए, और क्या प्रश्न है? अच्छा, मेरी ऑफिशियली सभा विसर्जित हो चुकी है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं वही कर रहे हैं, जिसको जाना हो वो जा सकते हैं। बोलो मी, बोलिए।